अब आगे। स्नेहा को इस तरह खुश देख राधिका जी बोली, अरे अरे स्नेहा, आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या हुआ है? हाँ स्नेहा बेटा, क्या हुआ है और तुम्हारे सपने सच होने से क्या मतलब है? ऋषभ जी बोले। सबको अपनी तरफ देखता देख स्नेहा बोली, वो मैंने जिस डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है। साथ ही अब मैं फाइनल राउंड को ही क्वालिफाई हो चुकी हूँ, जिसका मतलब है कि मैं आगे जाके एंजल फैशन वर्ल्ड की फाउंडर नियति से मिल सकती हूँ। उसकी बात सुन सिंघानिया परिवार खुश हो जाता। आखिर कौन नहीं, नियति ना सिर्फ एक नाम थी बल्कि वो एक ब्रांड थी जिसका सिक्का फैशन की दुनिया में राज करता था। उसे फैशन इंडस्ट्री के क्वीन में देखा जाता था। बहुत से ऐसे लोग थे जो बस उस ब्रांड से अपने लिए पर्सनली ड्रेस डिजाइन करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। वहीं इसकी बात सुन रिद्धि सिद्धि दोनों उसको हग करते हुए बोली, क्या इसका मतलब ये नहीं अगर तुम फाइनल राउंड में जीत जाती हो तो तुम्हें इस नियति से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही उसके साथ काम करके कुछ सीखने का भी? उसकी बात सुन स्नेहा अपना सर हाँ में हिला देती है। उसका हमेशा से ड्रीम था कि वो फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएगी, बिल्कुल एंजल फैशन ब्रांड की तरह, इसलिए वो हमेशा से इन सब चीजों को ध्यान देती थी। सब अभी खुश हो ही रहे थे कि तभी आर्यन कुछ सोच इधर उधर देखते हुए बोला, मॉम डैड प्रिंसेस कहाँ है? आज वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आई। अपनी खुशी के बीच नित्य का नाम सुन स्नेहा को गुस्सा आ गया। आज उसका सबसे खास दिन है और उसके भाई को अभी भी इस नित्य की पड़ी है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने इमोशन पे काबू कर अपने चेहरे पे मासूमियत लाते हुए बोली, हाँ मॉम, नित्य कहाँ है? क्या वो अभी भी सो रही है? स्नेहा की बात सुन राधिका जी बोली, वो कल नित्य ने मुझे कॉल करके बताया कि वो रात को राठौड़ पैलेस में ही रुकने वाली है, इसलिए वो घर नहीं आएगी। उनकी बात सुन वहां मौजूद दो लोगों के हाथों की मुट्ठी कस गई। उसके बाद वो लोगों अपने ब्रेकफास्ट खाने लगे। वही स्नेहा ये सब मुस्कुरा रही थी। वो खुद से ही बोली, अच्छा हुआ वो नित्य यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने आप ही इन लोगों की नज़र में गिर जाए, जिससे मुझे उसको इस घर से बाहर निकालने में आसानी हो। तभी उसके कान में ऋषभ जी और राधिका जी को आवाज गई, जो बोल रहे थे, स्नेहा आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम तुम्हारे इस दिन को और अच्छा बनाने के शाम को सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। उनकी बात सुन स्नेहा खुश हो गई। राधिका जी ऋषभ जी की तरफ देखते हुए बोली, ऋषु आप नित्य को कॉल करके इस प्लान के बारे में बात दो, साथ ही आप उन्हें ये भी बोल सेना कि वो मोक्ष को अपने साथ लेकर आए। आखिर मोक्ष भी जल्दी हमारी फैमिली का मेंबर बनने वाला है। उनकी बात सुन स्नेहा के पैर हवा में उड़ रहे थे। वही ऋषभ जी राधिका जी का बात सुन नित्य को कॉल करके देते हैं। दूसरी तरफ नित्य इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठ मोक्ष के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देख कि उसे उसके पापा कॉल कर रहे हैं। ये देख उसके होठों के एक एविल स्माइल आ गई। वो पहले तो कुछ मिनट अपने फोन को देखती है, फिर फोन पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से ऋषभ जी की आवाज आई, जो बोल रहे थे, नित्या बेटी तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? उनकी बात सुन नित्या मुस्कुरा के जवाब देती है डैड मैं बिल्कुल थी हूँ, मुझे भला क्या हुआ है? मैं इस वक्त मोक्ष के घर हूँ और इस वक्त ब्रेकफास्ट करने ही जा रही हूँ। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से ऋषभ जी की आवाज आई, जो बोल रहे थे, नित्या बेटा हमें तुम्हें एक खुश खबर देनी है। वो ये है कि स्नेहा ने डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। उनकी बात सुन नित्य ने बोली, डैड ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप मेरी तरफ से स्नेहा को बहुत सारी विशेष दे सकते हो? मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तभी पीछे से मोक्ष की आवाज आई, नेहा तुम किस बात से खुश हो? मुझे भी तो बातों, ऐसा भी क्या हुआ है? दूसरी तरफ से स्नेहा ने जब मोक्ष को आवाज सुनी तो खुश हो। उसको लग रहा था मोक्ष उसकी अचीवमेंट से खुश होकर उसके पास आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट पूरे इंडिया में होता है और ऐसे में उसका फर्स्ट आना किसी मैजिक से कम नहीं था। उसको तो समझ नहीं आया कि कैसे वो फर्स्ट आ गई, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा न सोचकर अपनी फर्स्ट आने की खुशी ज्यादा थी। उसकी नज़र अभी भी फोन पे थी। वही मोक्ष को देख नित्य की नज़र उस पे जम गया। वो उसे देख बोला, नेहा मुझे पता है मैं हैंडसम, लेकिन तुम मुझे ऐसे नज़र नहीं लगा सकती, वरना मेरी हैंडसमनेस खत्म हो सकती है। उसकी बात सुन नित्य झेप गई और इधर उधर देखते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं देख रही समझे? उसकी बात सुन और उसके चेहरे को देख मोक्ष जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसते हुए ही बोला, अच्छा तो फिर तुम्हारा चेहरा लाल कैसे हो गया? वो उसकी तरफ देख बोली, हंसना बंद कर वरना। जहां एक तरफ मोक्ष नित्य को परेशान कर रहा था,
वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार हैरानी से ऋषभ जी के फोन को देख रहे थे। क्या ये वही मोक्ष है जो सबके सामने कोल्ड बिहेव करता है? वहीं राधिका जी और ऋषभ जी के दिमाग में मोक्ष का वो चेहरा घूम गया जब मोक्ष ने उन्हें नित्य के लिए धमकी दिया था, और अभी वो नित्य से कैसे बात कर रहा है ये झटक कम था जो उन्हें मोक्ष की हंसी भी सुनाई देने लगी, जिसे सुन उन्हें दूसरा झटका लगा था। वही मोक्ष की बेशर्मी देख आर्यन जो कि पहले खाना खा वो उसके गले में ही फंस गया, जिसके बाद ना चाहते हुए उन्हें भी हंसी आ गई। वहीं नित्य जो कि अब तक मोक्ष की बेशर्मी देख लगभग भूल चुकी थी कि वो कॉल पे है, जब उसे अपने फोन से सबके हंसने की आवाज आई वो और हैरान हो गई, क्या इस बेशर्म इंसान की बेशर्मी उसके घर वाले ने भी सुन लिया क्या? वहीं मोक्ष भी नित्य के फोन से आती आवाज को सुन उसकी तरफ देखने लगा। क्या वो फोन पे थी? ये जान अब मोक्ष ने निया की तरफ देखता है जो कि गुस्से से उसको ही देख रही थी। वो नित्य की तरफ देख बोला, निया शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम कॉल पे हो, अगर पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। उसकी बात सुन नित्य गुस्से से बोली, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारी वजह सारी फैमिली मेरे ऊपर हंस रही, मैं आज तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ये बोल वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने डाइनिंग टेबल से एक ग्लास उठा बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही मोक्ष डरते हुए बोला, निया मुझे सच में नहीं कर कि तुम कॉल पर हो, वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती है, तुम फोन चालू रख, मुझे कैसे घूर सकती थी? उसकी बात सुन नित्या बोली, अच्छा एक तो तुम गलती खुद करते हो और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में पकड़ी ग्लास मोक्ष के ऊपर फेंक देती है। हालांकि कि ग्लास को अपनी तरफ आता देख मोक्ष बोला, जान जान देखो, रुक जाओ, मेरा सर फूट जाएगा, फिर खून निकलेगा। इसके साथ ही वो ग्लास उसके बगल में रखे फ्लावर पॉट से टकरा गया। हाँ तो अच्छा, उसी बहाने में तुम्हारे दिमाग को खोल के चेक कर लूंगी कि तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार हैरानी था, आज उन्हें झटके पे झटके मिल रहे थे। उन्होंने ने नित्य की इस एक्शन की जरा भी कल्पना नहीं की और मोक्ष को बातों का तो बिल्कुल भी। तभी आर्यांशी खांसते हुए बोली, अंकल आपको अभी फोन कर देना चाहिए, वरना मोक्ष सर हम और गुस्सा करेंगे, क्योंकि उनके साथ अभी जो कुछ भी हो रहा उसमें सबसे पहले ही गलती हमारी है। उसकी बात सुन सब लोग अपने शोक से बाहर आ गए, फिर आर्यांशी की बात को प्रोसेस करने लगे। उन्होंने सबसे पहले फोन कट किया, फिर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक बार फिर से हंसने लगे। ऋषभ जी राधिका जी को बोले, देखा राधिका जी, उस दिन ये देविल हम लोगों को कैसे धमकी दे रहा था, निया के लिए रहा था, और आज कैसे वो निया से बच रहा है। उनकी बात सुन आर्यन हैरान होते हुए बोला, डैड आपका मतलब क्या है कि मोक्ष ने आपको और माँ को धमकी दी है नित्य से शादी करने के लिए? आर्यन के सवाल को सुन ऋषभ जी बोले, तुम तो जानते हो कि तुम्हारी बहन अभी इस घर में आई है, इसलिए हमें उसकी चिंता ही रही थी, उसकी शादी मोक्ष के साथ कारण के लिए। तभी एक दिन स्नेह का दोस्त यश घर आया और उसे नित्य पसंद आ गई, तो वो हमसे नित्य का हाथ मांगने लगा। इस बारे में जब हमने मोक्ष से बात किया तो उसने हमें बताया कि वो नित्य को बहुत साल से ढूंढ रहा है। इनफैक्ट नित्य अगर घर नहीं भी आती तो वो कभी भी स्नेहा से शादी नहीं करता। वो इंडिया भी इसलिए आया था ताकि वो स्नेहा से अपनी सगाई तोड़ सके, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद नित्य के बारे में पता चला, और जब उसे पता चला कि यश नित्य से शादी के लिए बात करने लिए हमारे घर आया था, उस दिन मोक्ष ने अपने कुछ आदमियों से कहकर यश को बहुत पिटवाया था। इनफैक्ट अभी भी मोक्ष यश को हमारे घर नहीं देता है, क्योंकि उसके कुछ गार्ड्स अभी भी उस पे नजर रखते, जिस वजह से वो जब भी सिंघानिया पैलेस आने के लिए निकलता है रास्ते में ही मोक्ष के गार्ड्स उसको बहुत पीते हैं। उनकी बात सुन सब लोग हैरान थे। आर्यन बोला, डैड मोक्ष तो नित्य के लिए पागल है। उसकी बात सुन ऋषभ जी बोले, वो सिर्फ पागल ही नहीं सनकी भी है बेटा, वो सिर्फ नित्य के सामने ही अलग बिहेव करता है, ऐसा समझ लो। नित्य के सामने वो दुनिया का सबसे मासूम इंसान है, लेकिन वो क्या है इस बारे में नित्य सोच भी नहीं सकती है। वहीं उनकी बात सुन स्नेहा शॉक हो चुकी थी, उसको नहीं लगा था मोक्ष इंडिया उसे उस दिन सगाई तोड़ने आया था, और वो भी सिर्फ नित्य के लिए। उसके दिल में नित्य के नफरत में आज कुछ और इजाफा हुआ, साथ ही उसका दिल कर रहा था कि वो अभी नित्य को खत्म कर दे। तभी उसके दिमाग में यश वाली बात क्लिक हुई, जो उसको कल रात क्लब में इस बारे इंजन बात रहा था कि जब भी वो सिंघानिया पैलेस जाने के लिए घर से निकलता है उस पे कुछ लोग हमला कर उसको फिर से घर ले बेहोशी के हालत में छोड़ आते हैं।
ये सोचकर कि मोक्ष ये सब सिर्फ नित्य के लिए कर रहा, उसको बहुत तेज गुस्सा आया था। आखिर मोक्ष उस नित्य के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? आखिर ऐसा भी क्या है उसमें जो वो उसको पसंद करता है? उसने सोच लिया था वो अब नित्य को सिर्फ खत्म नहीं बल्कि उसको बर्बाद कर देगी। वो उससे उसका सब कुछ छीन लेगी, उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी फैमिली, उसका बिजनेस और मोक्ष को भी। सब कुछ वो अब उसको किसी के साथ खुश नहीं रहने देगी। इस बार उसके चेहरे के भाव साफ नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं था। वही आर्यांशी भी सबके साथ हंस बोल रही थी, लेकिन जब उसकी नजर स्नेहा के चेहरे पे गई, जिसे देख एक पल के वो खुद भी डर गई थी, क्योंकि इस वक्त स्नेहा का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। ये देख आर्यांशी उसको देखने लगी। शायद वो समझ रही थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे ही भाव उसने अपने लिए भी अपनी सौतेली माँ और बहन की आंखों में देखा था। लेकिन उसने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने खाने लगी। दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन, एक औरत घर की साफी कर रही थी। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, उसके चेहरे पे थकान साफ नजर आ रही थी। वहीं इसके साथ एक लड़की जमीन के बैठ फ्लो क्लीन कर रही थी। तभी एक मेड वहां आते हुए बोली, तुम दोनों कब से ये काम कर रही हो? अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तो तुम दोनों खाना भी बना है। उसकी बात शान उस औरत को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए जस औरत के पास आते हुए बोली, शांत, आजकल तेरी जुबान बहुत चलती है, तू शायद भूल रही है मैं इस घर की मालकिन हूं, ना कि कोई नौकर। टू बी कंटिन्यूड। वो औरत अभी अपने सामने खड़ी बूढ़ी औरत को सुन ही रही थी कि तभी वो एक रौबदार आवाज गूंजी, जिसे सुन उस औरत के साथ साथ उसके बगल वाली लड़की भी कांप गई। वही वो शख्स अंदर आते हुए बोला, तुम भूल गई हो कि तुम कौन, और मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम कौन और इस घर में तुम्हारी औकात क्या है। ये बोल उस आदमी ने अपनी ठंडी निगाह से उस औरत को देखा। तभी उसके बगल में खड़ी लड़की बोली, डैड आप मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो आदमी बोला, पहली बात अपनी इस गंदी जुबान से मुझे डैड मत बोलो, और दूसरी बात तुम्हारी माँ से मैंने शादी जिस वजह से की वो वजह अब हमारे बीच नहीं है, तो इसका मतलब है ये कि अब तुम्हारी माँ मेरी सर्वेंट से ज्यादा और कुछ नहीं है। उसकी बात सुन वो लड़की गुस्से से बोली, लेकिन आप मेरे डैड हो। किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हारा डैड? हम अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारा बाप कौन है। वैसे भी मेरी सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम आर्यांशी ठाकुर है, और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, और जब मेरी बेटी मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी डैड नहीं है। ये बोल वो गुस्से से वह से चला गया। उसकी आंखों में आंसू था अपनी बेटी से दूर जाने का, लेकिन अफसोस वो अब नहीं है उसके पास। वो आदमी वहां से अपने कमरे में चला गया। वही नीचे खड़ी लड़की हैरानी और गुस्से से बोली, माँ ये डैड अभी क्या बोल गए कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ? तो क्या वो नाजायज लड़की उनकी सगी बेटी कैसे हो सकती है? उसकी बात सुन वो औरत जल्दी से उसका हाथ पकड़ बोली, अरे पागल लड़की, चुप हो जाओ। अगर उसने सुन लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। या बात सिर्फ मैं और वो इंसान जानता है कि आर्यांशी उसकी सगी बेटी है। जब आर्यांशी के मन में मैंने इस इंसान के लिए कितनी नफरत घोली है, इसके बारे में इसे नहीं पता है। अभी हमें कुछ समय के लिए शांत होना होगा। वैसे भी वो लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जाके तुम ही इस परिवार की एक लौटी बेटी बनोगी। उनकी बात सुन वो लड़की हैरान थी। आरायशी की फमिल इंट्रोडक्शन। आर्यांशी के पापा अभिनव ठाकुर, ठाकुर एम्पायर के मालिक। इनकी 2 शादी हुई है। इनकी पहली पत्नी आर्यांशी की मां साइना ठाकुर। अभिनव जी अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आर्यांशी के जन्म लेते ही उनकी डेथ हो गई, जिसका असर अभिनव जी पे बहुत गहरा हुआ था, जिस वजह से वो टूट चुके थे। लेकिन वो अपनी बेटी आर्यांशी प्यार तो बहुत करते थे। उन्होंने ने किसी तरफ आर्यांशी को 2 साल तक पाला था, लेकिन वो आगे भी अपनी बेटी का ध्यान खुद रखते। लेकिन अपनी मां के कहने ले उन्हें दूसरी शादी कर पड़ी, जिस वहां से इन्होंने ने अक्षता मित्तल से शादी की। अक्षता की जब अभिनव से शादी हुई उस वक्त उनके साथ उनकी बेटी अंचल, जिसकी उम्र आर्यांशी जितनी ही थी, वो आई। उन्हें जब अभिनव ने फैमिली के बारे में पता चला तो उन्होंने से सोच लिया था कि इन सब पे सिर्फ उनकी बेटी अंचल ही राज करेगी, जिसके लिए उन्हें आर्यांशी को ठिकाने लगाना था।
जब से अक्षता की शादी अभिनव जी हुई थी उसके कुछ महीने तक वो आर्यांशी सबके सामने अच्छा बिहेव करती, वहीं अकेले में उसको बहुत टॉर्चर करती थी। यही नहीं, अगर कोई नौकर उसको ये सब करते देख लेता तो अक्षता या तो उसे पैसे खिला देती या फिर कोई न कोई बहाना बना काम से निकल देती। लेकिन जैसे जैसे आर्यांशी बड़ी होने लगी वैसे वैसे अक्षता का बिहेव उसके साथ खराब होते गया। अब तो उसको अंचल भी परेशान करने लगी थी। वहीं अभिनव जी को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके पीठ पीछे उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तब तक देर ही चुकी थी, उनकी बेटी उनसे दूर जा चुकी थी। दूसरी तरफ वीर अपने ऑफिस में बैठ काम कर रहा था। तभी कोई उसके टेबल पे कॉफी का मग रखता है, जिसे देख वीर की आंखें सिकुड़ गई। उसने सर ऊपर करके देखा तो वह अपने चेहरे पे इरिटेटिंग एक्सप्रेशन लिए प्रिया खड़ी थी। उसको देख वीर अपनी घड़ी देख बोला, मैंने तुम्हें 20 मिनट पहले कॉफी लाने के लिए बोला था और तुम अब ला रही हो। उसकी बात सुन प्रिया उसकी तरफ देख बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं मरती ना क्या करती। आपके पूरे ऑफिस में सिर्फ एक कॉफी मशीन है जिसका उसे आप और एम्प्लॉय साथ करते हो, तो अब मुझे आपके लिए कॉफी लाने के लिए वेटिंग लिस्ट में तो रुकना ही था। उसकी बात सुन की बोहे सिकुड़ गई और उसकी तरफ देख थोड़ा गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो। मेरे केबिन से अटैच एक और रूम है जहां मेरे खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ और वो मेरा पर्सनल स्पेस है। मेरी कॉफी वहीं से आती है। उसकी बात सुन प्रिया अपनी आंखें बड़ी कर बोली, लेकिन मैंने बाहर जिस लड़की से ये बात पूछी थी उसने कहा कि यहाँ सिर्फ एक कॉफी मशीन है जो कि 3rd फ्लोर पे है और वह भी मुझे सीढ़ियों से जा। वो आगे कुछ बोलती उसे पहले ही वीर बोला, मिस प्रिया ये मेरा ऑफिस है, अगर आपको यहाँ इंटर्नशिप करना है तो आपको मेरे हिसाब से और मेरे दिए गए टाइम से करना है। यहाँ आपको किसी भी तरह की उलझुल हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज आपका पहला दिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे करने की गलती मत करना ना लीव। उसकी बात सुन प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से यस बॉस बोल निकल गई। वीर बस उसको जाते हुए देख अपना सर हिला बोला, ये कितनी लापरवाह है, पता नहीं बॉस ने क्या सोचकर इसे मेरा असिस्टेंट बना दिया है, लेकिन जो भी अब मुझे उसे झेलना पड़ेगा। बोलते हुए उसने टेबल से कॉफी उठा ली और पीने लगा। पहली शिप में उसकी आंखें बंद ही गई। उसको इस कॉफी से बड़ा ही आराम मिला था तो खुद से बोला, जो भी बोलो ये लड़की भले ही झगड़ालू और थोड़ी पागल है लेकिन कॉफी बहुत अच्छा बनती है। ये सोच उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने एक नज़र अपने सामने बने केबिन की तरफ देख जहां इस वक्त प्रिया बैठ कोई फाइल पढ़ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस था। वो पूरी फाइल पढ़ लैपटॉप पे कुछ काम करने लगी। इस वक्त सीरियस चेहरे के साथ ही बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक पल के वीर तो उसको देखता ही रह जाता है। उसने मन में सोच, वैसे तो ये है बहुत खूबसूरत, देखो तो काम करते हुए भी ऐसी लग रही जैसे आसमान से उतरी पारी भी इसके आगे कम लगे। लेकिन फिर जल्दी से अपनी सोच ले लगाते हुए ही होश में आ बोला, बेटा वीर अगर पीटना भी चाहता तो सीधे अपने काम में लग जा। वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है लड़की से दूरी बना के रखने में ही भलाई है। ऊपर से लड़की तो है ही महारक्षिणी, अगर उसने देख लिया तो तुझे पीट देगी। इसके साथ ही वो अपनी नज़र उस पे से हटा अपने काम में लग जाता है। जैसे ही वीर की नज़र प्रिया से हटी, प्रिया की नज़र वीर के केबिन में चली गई। वो इसको देख मुस्कुरा देती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ नित्या गुस्से से ड्राइविंग कर रही थी। वही बगल में बैठा मोक्ष बेचारा आज पहली बार डर रहा था, वो भी उस लड़की से जिस ढूंढने के लिए उसने ना जाने क्या क्या किया था। वो अपने मन में ही बोला, हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज मांग रहा हूँ, मुझे बस सही सलामत रखना। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेसी नहीं था, जिस वजह से नित्य को उसको हालत समझ नहीं आ रही थी। अगर आती भी तो उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। उसकी रफ ड्राइविंग देख मोक्ष ने सोच लिया था कि वो फ्यूचर में कभी भी नित्य को कार नहीं चलने देगा। सुबह जब नित्य उसके पीछे पीछे उसको मरने के लिए भाग रही थी, उसी वक्त मोक्ष का फोन बजा था। ये देख उसने जल्दी से फोन उठा लिया। अब तक जो मोक्ष नित्य से डर रहा था, उससे बच रहा था, वो अब फोन ले एक्सप्रेशन लेस होकर सामने वाले में बात सुन रहा था, जिसे देख नित्य अपनी जगह रुक गई। कुछ देर उन पे बात कर मोक्ष बोला, नेहा चलो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, मुझे अभी कुछ जरूरी काम से जाना है। हाँ तो तुम जो, मैं चली जाऊंगी। नित्य ने उसकी बात सुन कहा, जिसे सुन मोक्ष को ऐसा लग नित्य अभी भी गुस्से में है। इसलिए मोक्ष ने नित्य के कुछ समझने से पहले ही उसको गोद में उठा डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और नित्य को वैसे ही पकड़े खुद भी नाश्ता करता है और नित्य खूब ही खिलता है।
ये देख नित्या चीर जाती, आखिर इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे ऐसे क्यों खेलता है। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि जब भी वो उससे छुटने को कोशिश करती वैसे ही मोक्ष की पकड़ उस पे काश जाती थी। कुछ देर में दोनों का ही ब्रेकफास्ट हो चुका था। मोक्ष नित्या को उसी तरह गोद में उठे बाहर लेकर आ जाता है और अपनी कार के पास उसे उतर देता है। नित्या, जो कि कब से इसी मौके का इंतजार कर रही थी, वो जल्दी से कार की ड्राइविंग खोल वहां बैठ जाती है। वही मोक्ष पैसेंजर सीट का डोर खोले नित्या को देख रहा था। नित्या उसको फुल इग्नोर कर अपनी इमोशनलेस आवाज में बोली, मिस्टर राठौड़, अगर आप बैठना चाहते तो बैठ जाते, वरना मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी काम है। उसकी बात सुन मोक्ष हड़बड़ा गया। वो उसको देख बोला, नेहा, कार से बाहर आओ, तुम कार ड्राइव नहीं कर रही। उसकी बात सुन नित्या ने कार को स्टार्ट कर दिया और अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, ठीक देन मिस्टर राठौड़, आप अपनी कार से आ जाएगा। उसकी बात सुन मोक्ष एक नज़र उसको घूर फिर पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है। नित्या मोक्ष की देख बोली, मिस्टर राठौड़, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। वही मोक्ष, जो अब तक समझ चुका था कि उसकी निया का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, जिस वजह से वो उसको बार बार मिस्टर राठौड़ कह के बुला रहा ही, इसके लिए वो चिढ़ के बोला, मैं सीट बेल्ट तभी लगूंगा जब तुम मुझे मिश कहकर बुलाओगी। उसकी बात खत्म होने से पहले नित्य कार स्टार्ट कर एक तेज स्पीड में निकल जाती है। वही मोक्ष, जिसको इस झटके की उम्मीद नहीं थी, वो जल्दी खुद को संभाल सीट बेल्ट लगा लेता। फ्लैशबैक एंड कुछ ही समय में उनकी कार नित्य के ऑफिस के सामने आके रुकी। नित्य कार से निकल जाती है और मोक्ष की तरफ देख बोली, आज का दिन याद रखन, अगर अगली बार तुमने मेरी फैमिली के सामने बेशर्मी भरी बात की तो। इसके साथ ही वो तिरछी मुस्कान के वहां से चली गई। बेचारा मोक्ष अभी अभी मिली धमकी से सदमे था। वो खुद से बोला, क्या इसने अभी मुझे यानी मोक्ष राठौड़ को धमकी दी है। लेकिन नित्य के बारे में सोच उसके चेहरे ले मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बोला, जब मेरे पास तुम्हारे मार भी खा लूंगा, लेकिन जिस दिन तुम मुझसे दूर गई, इसके साथ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खतरनाक हो गया था। जो स्माइल अब तक उसके चेहरे के नूर को कातिलाना बना रही थी, वो अब उसके चेहरे को एक डेमन बना रही थी। इसके साथ ही उसके फोन पे किसी का कॉल आया, जिसे सुन मोक्ष ने फोन उठा अपने कान के लगता है दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, काम हो गया है। सामान वाली की बात सुन मोक्ष अपने गले पे हाथ फेर बोला, आई एम कमिंग टू बी कंटिन्यूड। अब आगे उसके बाद वो वहां से कार लेकर निकल गया। कुछ ही टाइम में उसकी कार एक जंगल के बीच में आके रुकी। वो कार से निकल एक पेड़ के पास चला गया। उसने एक नज़र पेड़ को देख फिर अपने फोन को निकल उसमें कुछ करता है। कुछ ही टाइम वहां किसी चीज के हिलने की आवाज आती है। मोक्ष एक एविल स्माइल के साथ पेड़ पीछे चला जाता है, जहां इस वक्त एक डोर था जो कि जमीन के नीचे से खुला था, जिसके साथ वहां से कुछ हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जिसे सुन उसके होठों की स्माइल और घड़ी हो गई। वो अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ अंदर चला गया। वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था वैसे वैसे अंदर का शोर बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में मोक्ष अंदर पहुंचा जाता है। ये जगह मोक्ष का डार्क हेल था, जहाँ वो लोगों को तब तक सजा देता था जब उनकी आत्मा खुद उनके शरीर को छोड़ नहीं देती थी। अंदर बहुत सारे सेल बने हुए था, जिसमें किसी न किसी को सजा दी जा रही थी। तभी मोक्ष के पीछे से आवाज आई, बॉस, वो लोग सेल नंबर 13 में है। उसकी बात सुन मोक्ष के होठों पे एविल स्माइल आ जाती है। वो अपने कदम तेजी से बढ़ा उस तरफ चल जाता है। वही मयंक भी उसके जाने लगा। आज उसके चेहरे पे भी बहुत डार्क एक्सप्रेशन थे। उसके साथ एक लड़का और चल रहा, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस किसी रोबोट को तरह उसके साथ चल रहा था। कुछ ही देर में वो लोग सेल नंबर 13 के सामने आ चुके थे। इस वक्त उस रूम से बहुत तेज तेज कई सारी लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी। तभी उस गेट के पास खड़े 2 गार्ड्स ने जल्दी से गेट ओपन किया। मोक्ष के साथ साथ मयंक और वो लड़का अपने चेहरे के डार्क एक्सप्रेशन के साथ उस रूम में इंटर हुए। इसके साथ ही उन सभी की नज़र सामने जमीन पड़े 2 लोगों पे गई। ये कोई नहीं और नहीं बल्कि वही लड़के जिन्होंने नैना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मोक्ष अपने खतरनाक ऑरा के साथ अंदर आया। उसने उन सभी को अपनी खतरनाक निगाह से देखने लगा और एक किंग साइज चेयर पे बैठ गया। उसने अपनी आंखें से अपने सामने खड़े आदमी को कुछ इशारा करता है, फिर उन लोगों को तरफ देख बोला, तुम लोगों में बहुत हिम्मत आ गई जो को मेरी मोक्ष राठौड़ की बहन पे अपनी इन गंदी निगाहों से देखने की, उसके साथ जबरदस्ती करनी। आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जब तुम जैसे लोग किसी लड़की को इज्जत पे हाथ डालते हैं तो उन्हें कैसे लगता है। इसके साथ ही उस रूम में 10 से 12 लड़के आते हैं। मोक्ष उन लोगों की तरफ देख बोला,
ले जाओ इन्हें और मजे करो। एक बात और, इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए, लेकिन इन बात याद रखना, ये लोग मरने नहीं चाहिए। अब ले जाओ इसे। इसके साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक सिगरेट जला उसके काश लेने लगा। वही वो लोग उन दिन लड़कों को लेकर वही बने एक कमरे में चले गए। इसके साथ अब उस कमरे से उन लोगों की चीखने, चिल्ला और साथ में छोड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। मोक्ष बिना अपनी आंखें खोले बोला, उन लोगों ने अपना मुंह खोला क्या? उसकी बात सुन वो लड़का जो कि कब से रोबोट की तरह बिना एक्सप्रेस के खड़ा था बोला, नहीं बॉस, वो लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, लेकर आओ उन्हें यहाँ, साथ में उसे भी लेकर आओ। उसकी बात सुन वो लड़का अपना सर हिला वहां से चला जाता है। मोक्ष उसको जाते देख बोला, बहुत दिन हो गए खेले हुए। इसके साथ ही उसके होठों पे मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में वहां फिर से कुछ लोगों को लाया गया। मोक्ष ने अपनी खोल सामने की तरफ देख, जहां 4 से 5 लोग, क्योंकि उस हमले में आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन मोक्ष के कहने पे उसके गार्ड्स ने कुछ लोगों पकड़ लिया था। नित्या खुद भी मोक्ष के साथ यहाँ आने वाली थी, लेकिन मोक्ष ने उसको मना कर दिया और ऑफिस भेज दिया था। मोक्ष अपने सामने घुटने के बाल उन लोगों को देख एविल स्माइल कर रहा था। वही वो लोग मोक्ष की देख डर से हालात खराब थी। आखिर होता भी क्यों न, दुनिया का सबसे क्रूर इंसान के सामने इस वक्त वो लोग मौत की भीख मांग रहे थे। हाँ, मौत, क्योंकि उन्हें पता है कि मोक्ष के हाथ लगने का साफ मतलब था मोक्ष का क्रूर रूप से रूबरू होना। मोक्ष उन लोगों की तरफ देख बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक आसान मौत दूं तो साफ साफ बातों की तुम्हें मेरी सुपारी किसने दी और क्यों दी? उसकी बात सुन सब लोग डर गए थे। तभी एक आदमी डरते हुए बोला, हमें नहीं पता, हमें आपको मारने के लिए डार्क वेब से हायर किया गया था। उसकी बात सुन मोक्ष बेहिसाब गुस्सा आया। वो उसकी तरफ देख बोला, अगर तुम लोगों मुझ पे अटैक करना ही था तो किसी भी वक्त कर सकते थे, लेकिन उसी वक्त क्यों किया? मोक्ष को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। हमला उसके ऊपर हुआ था क्योंकि उसके ऊपर अक्सर कोई न कोई हमला होता ही था, बल्कि उसे इस बात का परवाह था कि उस वक्त नित्य उसके साथ अगर उसको कुछ हो जाता तो वो क्या करता। नित्य चाहे कितने भी स्ट्रांग उस दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो शायद बहुत ज्यादा डर गई हो। आखिर कितना भी था, वो अभी अपनी फैमिली में वापस आई थी। अगर उसे कुछ होता तो क्या मुंह दिखाता सिंघानिया परिवार? ऐसी बहुत चीज उसके दिमाग में चलने लगा था। उस दिन मोक्ष की पहली बार डर का एहसास हुआ था। मोक्ष उन लोगों की तरफ देख रहा था, तभी उस रूम में किसी के गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुन मिक्स के होती पे एविल मुस्कान आ गई। उसने उस तरफ देख जहां एक व्हाइट टाइगर खड़ा था। उसकी आंखें सुनहरी रंग की थी, जिसे वो अपने रॉब से चलते हुए आकर मोक्ष के चेयर के बगल में बैठ अपना सर झुका लेता है। तभी मोक्ष के दूसरी साइड भी एक टाइगर आके बैठ गया। वो भी एक व्हाइट टाइगर थे, लेकिन उसके बॉडी पे कहीं कहीं ब्लैक स्किन थी। मोक्ष ने दोनों के सर पर अपने हाथ रख उनके सर सहलाने लगा। वही उन दोनों टाइगर को देख उन गुंडों को पसीना आ चुका था। शायद वो समझ चुके थे कि आखिर यहाँ अब उनके साथ क्या होने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों टाइगर उन लोगों को अपनी जानलेवा नजर से देख रहे थे। तभी उन दोनों टाइगर्स के कान में मोक्ष की आवाज गई, जो बोल रहा था, बच्चों, इन लोगों ने तुम्हारे डैड के साथ साथ तुम्हारी मम्मी पर भी हमला किया है, और तुम तो जानते हो ना तुम्हारे डैड तुम्हारी मम्मी से कितना प्यार करते, और मैं तुम्हारी को कितने साल से ढूंढ रहा था। उसकी बात जैसे उन दोनों टाइगर को समझ रहा था हो, वो दोनों बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन अपना सर हिला देते, जिसे देख अपनी बात आगे करते हुए बहुत ही मासूम सा चेहरा बनते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मम्मी कुछ दिन पहले ही मिला था और मैं उसे तुम दोनों से मिलने के लिए घर ला रहा था, लेकिन इन लोगों की वजह ये नहीं हो पाया। वही उन टाइगर्स ने जब मोक्ष का बात सुन वो अपनी खतरनाक आंखों से उन लोगों को देखने लगा। वही उन आदमियों की जान हलक में आ चुकी थी। वो लोग उस दिन को कोसने लगे कि क्या सोचकर उन लोगों ने इस कम को अपने हाथ में लिया। वो लोग धीरे धीरे अपने कदम उन आदमियों की तरफ बढ़ाने लगे। कुछ ही देर में एक बार फिर से वहां चीख गूंज उठी। वही मोक्ष अपने सामने का नजारा देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके बच्चों ने अपने डैड का गुस्सा ही पाया था, जिस वजह से मिश की तरह उन्हें भी बहुत जल्द गुस्सा आता था। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे, जहां एक तरफ मोक्ष अपने सामने का शो देख मजे ले रहा था, आखिर उसके बच्चे कहाँ कम थे, उन्हें भी तो अपनी मम्मी से मिलना था, लेकिन उन लोगों को वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ नित्य इस वक्त अपने केबिन में बैठी एक प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल रीड कर रही थी। तभी उसके केबिन के डोर पे नॉक हुआ। नित्य बिना अपना सर उठाए अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, कम इन।
दूर खोल जैकी अंदर आया और एक फाइल को नित्य की टेबल पे रखते हुए बोला, बॉस ये रही बिडिंग की फाइल जिसे हमारी कंपनी गवर्नमेंट ब्रिज को बनाने के लिए सब करने वाले हैं। उसकी बात सुन नित्य उसके हाथ में फाइल ले उसे एक कॉफी लाने को बोल देती है। कुछ ही समय उसके टेबल पे कॉफी कप रखा हुआ था और नित्य जैकी का दिया हुआ फाइल रीड कर रही थी। पूरी फाइल अच्छे से पढ़ने के बाद उसने जैकी से कहा है और सीएफओ और प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर आओ जा वक्त। नित्य की आवाज बहुत ही ज्यादा कोल्ड मगर डरावनी, एक पल के खुद जैकी की भी डर गया, लेकिन फिर वो अपना सर हिला केबिन से चला जाता है। वो अपने मन ही मन बोला, ये बॉस अचानक से ज्वालामुखी कैसे बन गई। बॉस गुस्सा कम करना चाहिए वरना इनके हेल्थ पे असर हो सकता है। जो भी हो है तो ये अभी बच्ची नहीं, वो 18 साल की प्यारी बच्ची। जैकी इस वक्त जिसे बच्ची समझ रहा था, जिस दिन उसके सामने उसकी असली पहचान आ गई उस दिन जैकी को बच्चे शब्द से ही डर लगने लगेगा। कुछ देर बाद जैकी सीएफओ और मैनेजर को लेकर आ गया था। वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो आंखों ही आंखों में कुछ बात करते हैं, फिर अपना सर हिला अंदर चले जाते हैं। केबिन में आते ही उनके अपने पूरे बदन के बहुत ही ज्यादा कपकपी महसूस हो रही थी। दोनों की नज़र सामने सीईओ के टेबल पे जाती है जहाँ पे इस वक्त नित्य पेपरवेट को घुमा रही थी। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही डोमिनेटिंग और डार्क था। वो दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे, वही नित्य उन लोगों को देख रही थी। नित्य उस फाइल को उनके सामने करते हुए बोली, ये टेंडर की फाइल में जो कुछ भी डिटेल है क्या वो सही है। उसकी बात सुन सीएफओ के साथ खड़ा इंसान के चेहरे पे घबराहट आ गई तो वही सीएफओ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हाँ बिल्कुल सही है। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला बोली, फे 500D होने चाहिए थे लेकिन इस फाइल में फे 415D शो हो रहा। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों है, जबकि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि फे 415D के कारण आगे जाके हमारे काम में प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुन सीएफओ पहले वो हैरान हुआ लेकिन जल्दी ही अपने इमोशन पे काबू कर बोला, बॉस हमने फाइल सही रेडी किया था, हो सकता है इसमें कहीं और से कुछ गड़बड़ की गई हो, लेकिन इसमें आप इस तरह हमें ब्लेम नहीं कर सकती है। हमारे आस प्रूफ है कि हमने फाइल को वैसे ही रेडी किया है जैसा अपना कहा था। आप चाहे तो मैं आपको अपने लैपटॉप में इसका फाइनल वर्जन दिखा सकता हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी गहरी नज़र से उसकी तरफ देख, फिर उसकी नज़र उसके बगल में खड़े मैनेजर पे गई। अब निर्मल हो चुका था। नित्य ने उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन को पहले ही देख लिया जिस वजह से उसे समझ आ गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़, इसलिए उसने सीएफओ और मैनेजर की तरफ देख कहा, ठीक है मैं इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट ही करूंगी, लेकिन फिलहाल इस फाइल को एक बार और बनाओ, इसमें जितनी भी मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर मुझे फाइल वापस दो। उसकी बात सुन सीएफओ ने अपना सर हिला दिया और फाइल उठा वहां से चला गया। नित्य ने उसके जाते देख एक एविल स्माइल किया। वही वो सीएफओ और मैनेजर केबिन से बाहर निकल एक गहरी सांस छोड़ते हैं और सीएफओ मैनेजर की तरफ देख कुछ इशारा कर चला जाता है। मैनेज भी उसके पीछे उसके केबिन में आता है। रोहित जैसे ही केबिन का डोर बंद करता है उसके सर ले एक पेपरवेट आके लगा। उसने अपना सर ऊपर करके देख जहां सीएफओ अब अपनी चेयर पे बोला, रोहित तुम्हें उसके सामने इतना घबराना नहीं चाहिए था, अगर उसे तुम पे शक होता तो क्या होगा तुम्हें भी पता है। उसकी बात सुन रोहित जो कि कल ही मैनेजर के पोस्ट पे आया था उसने अपना सर नीचे कर बोला, सॉरी बॉस आगे से ऐसा नहीं होगा। उसकी बात सुन सीएफओ इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, सॉरी माय फुट, तुम मुझसे किस किस बात के लिए सॉरी बोलोगे। हाँ बताओ मुझे, जब मैंने तुम्हें कहा था कि फाइल में सब कुछ वैसे ही दिखाना जैसा मैंने कहा था तो फिर तुमने इसमें ये क्या किया है। उसकी बात सुन रोहित बोला, सॉरी सर मैंने ऐसे कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, इसलिए मेरे से ऐसी गलती हो गई। मैं आगे याद रखूंगा, यही अच्छा होगा तुम और तुम्हारे परिवार के लिए। उसकी बात सुन रोहित बोला, बॉस प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। उसकी बात सुन सीएफओ कुछ देर उसको देखता है और फिर फाइल उसके सामने करते हुए बोला, ले जाओ इसे और सही करो। उसकी बात सुन वो अपना आर हिला देता है, फिर कुछ सोच कर बोला, लेकिन बॉस क्या ने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया है। उसकी बात सुन सीएफओ अपने होठों पे एक मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ फाइल सही करने के लिए कहा है, प्लान तो वैसा ही रहने वाला है। उसकी बात सुन रोहित फाइल लेकर केबिन से बाहर निकल जाता है।
वो एक नज़र सीएफओ के केबिन की देखता है, फिर अपने हाथ के फाइल को देखता है। उस फाइल को देख उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है और वो वहाँ से निकल अपने फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज भेजता है। दूसरी तरफ आज आर्यन अपने कंपनी एस सोल्यूशन में आया था। इस कंपनी का सिर्फ एक गोल और विजन था कि कोई भी हॉस्पिटल जहां पे इस वक्त अभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी या फिर हेल्थ चेकअप के लिए अभी भी अच्छी मशीन और सोर्स नहीं था, वहां वो उसे प्रोवाइड करना था ताकि उस जगह या हॉस्पिटल के पेशेंट को एक अच्छी फैसिलिटी और सही ट्रीटमेंट मिले। उसकी इसी विजन ने आज उसको ऐसे के टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में खड़ा किया था। आर्यन अपने केबिन में बैठा फाइल रीड कर रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ, जिसे सुन उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कॉम इन कहा, जिसे सुन डोर के दूसरी साइड से डोर ओपन कर आर्यांशी अंदर आई और आर्यन के टेबल की एक फाइल रखते हुए बोली, बॉस आज का शेड्यूल, और फिर अपने हाथ में समय देख बोली, 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग सा हॉस्पिटल फाउंडर साथ आपकी मीटिंग है। उसकी बात सुन वो अपना सर हिला बोला, ठीक है जाओ और मीटिंग की तैयारी करो। एक बात और, आज के मीटिंग में तुम मुझे असिस्ट करने वाली हो तो जाओ और तैयारी करो। उसकी बात सुन आर्यांशी थोड़ी नर्वस हो गई, आखिर होती भी क्यों न, उसने कभी ये जॉब नहीं की, पिछले महीने ही तो वो उसकी असिस्टेंट बनी थी और तब से लेकर अभी तक वो बस उसके साथ उसे शेड्यूल को रेडी करना, काफी लाना, बस यही तक उसका काम था। इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वो आर्यन को यस बॉस बोल केबिन से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही आर्यन उसको एक स्माइल करता है और बोला, पता है तुम्हें लोगों पे ट्रस्ट और बात करने में डर लगता है, बस तुम्हारी इसी डर को खत्म कर तुम्हें काबिल बना हज मेरे नहीं बल्कि उसके जिस पे तुम्हारा हक है, बटरफ्लाई। इसके साथ ही वो एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं आर्यांशी अपने केबिन में इधर से उधर घूम रही थी। वो खुद से बात करते हुए बोली, आर्यांशी तू ये कर सकती है, वैसे भी मीटिंग में ही तो जाना है न, कौन सा मुझसे कोई प्रेजेंटेड देना है, मुझे बस मीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट बातें ही तो नोट करनी है, तू कर सकती है। हाँ मैं कर सकती हूँ। ये बात उसने अपने केबिन से बाहर देखते हुए कहा था, जहाँ से मुंबई सिटी नजर आ रही थी। वहीं अपने केबिन में बैठा आर्यन आर्यांशी को देख रहा था, उसके होठों पे एक मुस्कान थी। वो बोला, अरे मेरी बटरफ्लाई खुद को मोटिवेट कर रही है, अब देखते उसकी ये मोटिवेशन कब तक उसके साथ रहती है। दूसरी तरफ एक लड़की फोन के बात करते हुए बोली, मैंने कल तुम्हें आखिरी मौका दिया था उस लड़की के साथ ये सब करवाने के लिए, अब देख वो लड़के दिख ही नहीं रहे जिनको मैंने नैना के साथ वो सब कुछ करने को कहा था। दूसरी तरफ से आवाज, बॉस आप चिंता मत करो, किसी को भी आपके बारे में पता नहीं चलेगा कि कल जो कुछ नैना के साथ हुआ वो सब करवाने वाली है। उसकी बात सुन उस लड़की के होठों पे मुस्कान आ गई। वो बोली, वो तो है लेकिन याद रखो मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना है। बॉस वो लड़की तो बहुत ही मासूम है, फिर आप उसके साथ ये सब क्यों कर रही है? दूसरी तरफ वाले इंसान ने उस लड़की से सवाल किया। उसके सवाल का जवाब देते हुए वो लड़की बोली, उसकी वो मासूमियत ही तो मुझे उससे छीननी है, उसकी मासूमियत मेरी आंखों में खटकती है। दूसरी तरफ वाला इंसान बोला, अगर मोक्ष राठौड़ को कभी इस बारे में पता चला तो क्या होगा? उसको कभी जूसी आता नहीं चलेगा, बस तुम काम पे ध्यान दो। एक बात याद रखन, कुछ दिन शांत रहो, बस नैन पे नजर रखते रहना। उद्धरण चिन्ह। ओक बॉस, उस लड़की के ऑर्डर सुन दूसरी साइड वाला इंसान बोला और फोन कट गया। वो लड़की फिर अपने सामने वाले वॉल को देखती है जहाँ की पूरी राठौड़ फैमिली की फोटो लगी हुई थी। वो लड़की नैना के फोटो को देख बोली, तुम उस घर के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हो, एक बार बस एक बार में तुम्हें उस परिवार से अलग कर दूं जिसके बाद सब टूट जाएंगे। अपनी पहली बेटी को तो वो लोग खो चुके, उन्होंने ने तुम्हें देख जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, और मोक्ष बेचारा जिनसे अपनी बड़ी बहन के बाद अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ लिया था, सोचो तुम्हारे बाद वो क्या करेगा। अगर मैं सही हूँ तो वो सबसे ज्यादा टूट जाएगा, इसके बाद में एक एक करके तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगी। ये बोलते हुए उस लड़की के होठों पे स्माइल आ जाती है। टू बी कंटिन्यूड एज सोल्यूशन। इस वक्त एज सोल्यूशन के कॉन्फ्रेंस रूम में आर्यांशी और आर्यन बैठे हुए थे, उनके साथ उनके कुछ मैनेजर भी। आर्यन अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, अभी सा हॉस्पिटल के फाउंडर आने में वक्त लगेगा, इसलिए आर्यांशी आज की प्रेजेंटेशन तुम दोगी, याद रहे ये मीटिंग मेरे बहुत जरूरी है, इसलिए आज तुम इसे प्रेजेंट करोगी। अभी सारी इम्पोर्टेंट बातें मैं तुम्हें बात देता हूँ, जैसे तुम प्रेजेंट अच्छे से दे पाओगी। उसकी बात सुन आर्यांशी थोड़ी घबरा गई। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, लेकिन बॉस हर बार तो रवि सर प्रेजेंटेशन देते हैं ना।
उसकी बात सुन आर्यन अपनी आंखें छोटी कर बोला, मिस आर्यांशी क्या आप भूल रही है, रवि आज यहाँ नहीं है इसलिए मैं आपको ये प्रेजेंटर देने के लिए बोल रहा हूँ और शायद आओ भूल गई लेकिन मैं आपको याद दिल देता हूँ कि आप भी मेरी असिस्टेंट है इसलिए आज की ये प्रेजेंटेशन आप देने वाली है। उसकी बात सुन अब जाके कि आर्यांशी को याद आता है कि रवि किसी काम से जर्मनी गया है जिस वजह से अब न चाहते हुए भी उसे इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना होगा। उसके मासूम सा चेहरा बना आर्यन की तरफ देखा जो कि उसको ही देख उसके सामने एक फाइल करते हुए बोला, ये रही इस मीटिंग की सारी डिटेल्स, मुझे यकीन है तुम पे कि तुम ये काम कर लोगी और ये डील हमें ही मिलेगी। आर्यन की बात सुन आर्यांशी उसे देखने लगी जो कि अपनी पलकें झपका उसको सांत्वना दे रहा था। आर्यांशी ने एक नज़र उसे देख फिर फाइल को रीड करने लगी। आर्यांशी को फाइल जल्दी जड़ी पड़े लगी थी, उसके फोटोग्राफी मेमोरी की वजह से उसे सब कुछ जल्दी जल्दी समझ आ रहा था। वही आर्यन भी अपने लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा। वो बीच बीच में सर उठा आर्यांशी को भी देख रहा था जो कि बड़े ही ध्यान से फाइल को पढ़ रही थी और जो समझ नहीं आता वो अपने बगल में बैठी मैनेजर से पूछ रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है तभी एक आदमी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खोल अंदर आया। उसके पीछे ही एक अधेड़ उम्र का आदमी भी आया। आर्यन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, वेलकम मिस्टर ठाकुर, आई होप आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसकी बात सुन वो इंसान अपना सर हिला बोला, बिल्कुल नहीं मिस्टर सिंघानिया, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको की कंपनी हमारे हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट रेडी करने को तैयार है। उसकी बात सुन मिस्टर ठाकुर अपना सर हिला देते हैं और टेबल दूसरी साइड वाले हेड चेयर पे बैठ जाते हैं। तभी आर्यन बोला, शैल बी स्टार्ट, जिसे सुन मिस्टर ठाकुर अपना सर हिला देते उनके इशारे को समझ आर्यन अपने बगल में बैठी आर्यांशी की तरफ देख बोला, मिस आर्यांशी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। उसकी बात सुन आर्यांशी जो कि मिस्टर ठाकुर को देख सदमे में चली गई थी एक जल्दी से अपने होश में आती है और फिर आर्यन की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सर को हिला प्रोजेक्टर के सामने चली जाती है। वहीं मिस्टर ठाकुर आर्यन से हाथ मिला अपने चेयर पे बिट मीटिंग रिलेटेड फाइल को देखने लगे। ये नाम सुन उन्होंने ने अपना सर ऊपर करके सामने की तरफ देख जहां एक लड़की बैठी हुई थी लेकिन उन्हें उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नज़र अब सिर्फ प्रोजेक्टर के सामने खड़ी लड़की पे थी जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मोक्ष अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के डोर पे नॉक हुआ जिसे सुन मयंक बिना अपना सर ऊपर किए बोला, कम इन। उसकी आवाज सुन डोर के दूसरे साइड खड़े मयंक ने डोर खोल अंदर आते हुए बोला, बॉस ये आज की इंटरव्यू की फाइल है और मिस निधि ने भी सीक्रेटली डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है। उसकी बात सुन बिना उसकी तरफ देखे बोला, जो भी इस पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट है उसे ही ये जॉब मिलनी चाहिए। उसकी बात सुन मयंक एक नज़र उसको देखता है फिर वहां से अपना सर हिला चला जाता है। उसके जाते ही मोक्ष जो कि अब तक अपने लैपटॉप में काम कर रहा था वो अपना सर ऊपर कर एक सिगार अपने होठों के बीच रख उसे जला ग्लास वाल के पास खड़े हो काश लेने लगा। उसने ग्लास वाल से नीचे देख जहां सब लोग बहुत ही छोटे नजर आ रहे थे। मोक्ष उन लोगों ध्यान से देख रहा था तभी उसके एक साइड जाती है जहां एक लड़का हाथ में फाइल लिए ऑफिस को देख रहा था। मोक्ष भले ही इस वक्त अपनी ऑफिस के टॉप फ्लोर से उस लड़के को देख रहा था लेकिन उसकी आंखों की और चेहरे ले निराशा साफ देख सकता था। तभी उसने देख कि वो लड़का धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रहा था, जिसे देख मोक्ष की बोहे सिकुड़ गई क्योंकि वो लड़का अपने कदम बढ़ाते हुए में रोड की तरफ जा रहा है जैसे उसने अपने अंदर की हिम्मत हार ली हो। वो उस बिल्डिंग की तरफ देख, ये कंपनी मेरी लास्ट हॉप थी मेरी माँ के इलाज के लिए, लेकिन अब जब वो ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। इसके साथ वो मुस्कुरा देता है। वही मोक्ष जिसने उसकी लिपसिंक को अच्छे से समझ लिया था उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो माफिया किंग था, उसके लिए किसी के लिप्स पढ़ना मुश्किल नहीं था। वो खुद से बोला, क्या ये लड़का पागल है। उसके बाद उसने जल्दी से अपना फोन निकल नीचे अपने गार्ड्स को कॉल करता है जो कि अभी भी उस लड़के को धक्का दे रहे थे। उसमें जैसे ही एक गार्ड का फोन की आवाज सुन जल्दी से अपना फोन निकल के देखता था जहां पे बॉस नाम शो हो रहा है, जिसे देख उसने बिना किसी देर के फोन पिक कर लिया। मोक्ष अपने केबिन से निकल बाहर जाते हुए बोला, उस लड़के को अभी के अभी इंटरव्यू रूम में भेजो। उसकी बात सुन गार्ड्स हैरान हो गए क्योंकि ये पहली बार था जब मोक्ष ने कुछ ऐसा कहा था, लेकिन फिर जल्दी होश में आ वो लोग उस लड़के को अंदर भेज देते हैं।
वो लड़का जो कि कब से अंदर इंटरव्यू देने के लिए स्ट्रगल कर रहा, क्योंकि वो जब यहाँ आया था कोई हुई गार्ड्स इवन रिसेप्शनिस्ट ने भी उसे उसके कपड़े से जज करके ऑफिस से बाहर निकल दिया था, ये बोलकर कि उसकी औकात नहीं है इस कंपनी में काम करने की, जिस वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे पाया था। लेकिन जब गार्ड्स ने सिर्फ किसी के कॉल से अब उसको अंदर भेज रहे थे। इस बार रिसेप्शनिस्ट ने भी कुछ नहीं, वो बस एक अजीब सा चेहरा बना उस लड़के को देख रही थी। गार्ड्स उस लड़के को सीधा लिफ्ट में भेज देते और उसको 68 फ्लो का बटन प्रेस कर इंटरव्यू रूम का रास्ता बता देते हैं, जिसे सुन वो लड़का वैसा करता है और कुछ समय बाद वो इंटरव्यू रूम में होता है जहाँ पे इस वक्त मोक्ष था, वही साइड में मयंक भी खड़ा था। मोक्ष ने जब उस लड़के की लिपसिंग को पढ़ा था उसने उसी वक्त उस लड़के को अपने गार्ड से बोलकर अंदर बुला लिया था। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया उसको भी पता नहीं था, उसने खुद को हमेशा ही एक हार्टलेस इंसान में जाना था, लेकिन आज उस लड़के की आंखों में नमी देख उसको क्या हुआ था वो अभी तक समझ नहीं पाया, इसलिए उसने खुद इस लड़के की इंटरव्यू लेने का फैसला किया। मोक्ष अपने सामने खड़े लड़के उस लड़के को देख रहा था जिसकी हालत नीचे खड़े गार्ड्स ने खराब कर दी। मोक्ष इस लड़के की तरफ देख बोला, बैठ जाओ। उसकी बात सुन वो लड़का एक नज़र उसको देखता, फिर थैंक यू बोल चेयर पे बैठ जाता है। मोक्ष उसको देख बोला, सो मिस्टर शिवांश लेट्स स्टार्ट। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है। मोक्ष सभी क्वेश्चन का जवाब शिवांश बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहा था। मोक्ष बिना एक्सप्रेशन के ही उसको देख रहा था, वही मयंक हैरानी से, क्योंकि शिवांश के आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छे और करेक्ट थे। मयंक खुद से बोला, क्या ये बच्चा ही है ना? मयंक ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो लड़का शिवांश अभी खुद 20 साल का था और उसको बिजनेस की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। लगभग 1 घंटे बाद इंटरव्यू खत्म होती है। मोक्ष शिवांश की तरफ देख बोला, इम्प्रेसिव मिस्टर शिवांश, लास्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर फैमिली। उसकी बात सुन शिवांश के चेहरे पे दर्द नजर आने लगे, लेकिन जल्दी ही अपने एक्यूरेसी पे काबू कर बोला, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। मेरे पापा एक ड्राइवर थे बट वो इस समय जेल में है और मेरी मम्मी है। लास्ट पसंद कौन है तुम्हारी फैमिली? उसकी बात सुन शिवांश बोला, मेरी बड़ी बहन, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम साल पहले वो मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ के चली गई। इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको देख मोक्ष ने उसके सामने पानी ग्लास किया, इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने शिवांश से कहा, और तुम्हारे डैड को जेल क्यों हुई? उसकी बात सुन शिवांश एक नज़र उसको देखता है, फिर अपने सर को नीचे करके बोला, मेरे डैड पे खून करने का इल्जाम लगा है, लेकिन मेरे डैड बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। उसकी बात सुन मोक्ष अपनी आईब्रो चढ़ते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मोक्ष को उसके दर्द से पता नहीं क्यों फर्क पड़ रहा था। उसका दिल कर रहा कि वो उस लड़के की हेल्प करे, इसलिए उसने उस लड़के से सवाल किया था। उसके सवाल सुन वो लड़का बोला, आज से 3 साल पहले मेरे डैड यहाँ के एमएलए यहाँ ड्राइवर का काम करते थे। उस वक्त मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उनका 8 मंथ स्टॉट था। एक रात उन्हें बहुत तेज फीवर हो गया था, हम लोग परेशान हो गए थे। उसी वक्त डैड को मला का फ़ोन जो कि उन्हें कहीं जाने के लिए बुला रहा था। डैड उन्हें दी कंडीशन के बारे में अच्छे समझाया और उनसे रिक्वेस्ट किया वो उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने में उनकी हेल्प करे। एमएलए को भी डैड की बात समझ आ गई और वो दी को हॉस्पिटल अपनी कार ले जाने के लिए मान गए, लेकिन शायद उस दिन हमारी किस्मत खराब थी क्योंकि एमएलए का मुंबई से बाहर था, इसलिए उन्होंने ने हमें एक घर प्रोवाइड किया जो कि उन्हें घर से थोड़ी ही दूरी पे थी। उस रात हाईवे पे डैड एमएलए की ड्राइव कर रहे, वही मेरी बहन फीवर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। डैड टेंशन से कार ड्राइव कर रहे थे कि तभी उन्होंने ने देख कुछ लोग जो कि हाथ में गन लिए उनकी तरफ पॉइंट किए हुए खड़े थे। ये देख डैड ने जल्दी से अपनी कार को घुमा लिया जिसे कार की एक पेड़ से टक्कर हो। उस टक्कर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा धीरे धीरे वहां कुछ लोग आ गए थे, जिसे देख वो लोग जो कि गुन लिए खड़े थे उन्होंने ने जल्दी से एक आदमी ने गन से एमएलए को शूट कर दिया। मेरे डैड जो कि बेहोश हो चुके थे वो मेरी दी के चिल्लाने की आवाज से होश में आते हैं। उन्होंने देख कि दी पेट को पकड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी। डैड समझ गए थे कि दी को लेबर पेन शुरू हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर का डोर ओपन करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस की कार वहां आ जाती और एक मेरे डैड को एमएलए के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं।
मेरे डैड को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। वही मेरी कार से ये सब कुछ देख रही थी, वह खड़े कुछ लोग ये सब कुछ बस एक तमाशे की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी मेरी दी की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि कार का फ्यूल टैंक लीक हो चुका था, जिस वजह से कार में कभी भी आग लग सकती थी। लेकिन वक्त रहते किसी ने लड़की ने मेरी दी को कार से बाहर निकल लिया था। जैसे ही उसने दी को कार से निकला वैसे ही कार ब्लास्ट हो गई। वही उस इंसान ने मेरी दो बचाना चाहा था, लेकिन तभी कार ब्लास्ट हो गई और मेरी दी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। हम तो इतने बदनसीब निकले कि अपनी दी के बेबी को भी नहीं देख पाए। इसके साथ ही वो फुट फिट कर रो पड़ा। उसकी आवाज उस पूरे इंटरव्यू रूम में गूंज रही थी। वही मोक्ष उस लड़के को बिना भाव के देख रहा था। वो उस लड़के को देख बोला, क्या हो अगर मैं तुम्हें इस जॉब को देने से मना कर दूं? उसकी बात सुन उस लड़के ने मोक्ष को देख फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, मैंने अब तक जहां भी इंटरव्यू दिया है सबने मेरे बैकग्राउंड को जाने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैं यहाँ भी ऐसे किसी चीज की उम्मीद कर सकता हूँ। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, फाइन, हमारी कंपनी में ऐसा कुछ होता है, यहाँ टैलेंट की कदर की जाती है, इसलिए आपको आज शाम तक ज्वाइनिंग के रिलेट कॉल आ जाएगी, अब आप जा सकते है। इसके साथ ही वो इंटरव्यू रूम से निकल जाता है। वही शिवांश को गलतफहमी हो जाती है कि उसे यहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से वो अपने सर को झुका वहाँ से जाने लगा। वही मयंक ये देख उसके पास आते हुए बोला, शिवांश क्या तुम यहाँ जिन मिलने से खुश नहीं हो? उसकी बात सुन शिवांश बोला, मुझे जान मिलती तभी मैं खुश होता ना। उसकी बात सुन मयंक इसके सर पे हल्का तप करते हुए बोला, पागल इंसान, तुम्हें जॉब मिल गई हज, और शाम को तुम्हें सैलरी और ज्वाइनिंग से रिलेटेड कॉल आ जाएगा। उसकी बात सुन शिवांश खुश हो जाता है। वो बड़ी ही उम्मीद से मयंक की तरफ देख बोला, रियली सर? उसके लिए अभी भी इस बात पे भरोसा करना मुमकिन नहीं था। वही उसको देख मयंक भी अपना सर हिला देता है और समझ रहा था कि शिवांश पे इस वक्त क्या गुजर रही है। वही एक बार फिर से कंफर्मेशन मिलने के बाद वो खुश हो जाता है और जल्दी से कंपनी से बाहर चला जाता है। जहां कुछ देर पहले उसके चेहरे पे निराशा के भाव थे, वही अब खुशी थी। ऊपर रखने केबिन में खड़ा मोक्ष उसके जाते देख अपने पीछे खड़े मयंक से बोला, मुझे इस लड़के की पूरी डिटेल शाम तक मेरे टेबल पे चाहिए। उसकी बात सुन वो अपना सर हिला देता है और उसके केबिन से बाहर चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। आर्यांशी इस वक्त प्रोजेक्टर के सामने खड़ी थी। स्पॉटलाइट उसके चेहरे के पड़ रही थी। उसने सामने की तरफ देख जहां उसकी नज़र पहले मिस्टर ठाकुर पे गई, फिर आर्यन पे, जो कि उसको इशारे से ही ऑल द बेस्ट बोल रहा था। वहीं मिस्टर ठाकुर के दिल में एक टीस सी उठी। उन्हें आर्यांशी का नजरअंदाज खल रहा था, लेकिन बिना अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन। वो बस एक तक आर्यांशी को देख रहे थे। वही आर्यांशी ने एक घड़ी सांस ली और उसके साथ ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। वो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को प्रेजेंटेशन में समझा रही थी। वही आर्यन खुश था क्योंकि आर्यांशी बहुत ही अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन दे रही थी। आर्यन के साथ साथ मिस्टर ठाकुर भी आर्यांशी की प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस नजर आ रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद आर्यांशी अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती है और सबको थैंक यू बोल फिर से आर्यन के बगल वाले चेयर पे बैठ जाती है। वही आर्यन एक नज़र आर्यांशी को देखता है, फिर मिस्टर ठाकुर को, जिनकी नज़र आर्यांशी और ही टिकी हुई। उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन जल्दी ही वो उन्हें छुपा बोला, सो मिस्टर ठाकुर आपको प्रेजेंट कैसी लगी? उसकी बात सुन मिस्टर ठाकुर अपने जोश में आते हैं और आर्यन की तरफ देख बोले, बहुत अच्छी है, हम आपके साथ ये डील करेंगे। आज से हमारी सभी हॉस्पिटल में आपकी एस सोल्यूशन से ही इक्विपमेंट जाएगी। उनकी बात सुन आर्यन अपने हाथ बढ़ा बोला, थैंक यू मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर भी उसके हटवा से अपना हाथ मिला लेते हैं। वो आर्यन की तरफ देख बोले, इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है, आखिर आपकी और आपकी कंपनी को एम्प्लॉई मेहनत का ही नतीजा है, उसे तो सक्सेस होना ही था। उसकी बात सुन आर्यन ने अपनी तिरछी नज़र से आर्यांशी को देख, जो कि सिर्फ अपना सर झुकाए बैठी थी। ये देख आर्यन के दूसरे हाथ की मुट्ठी कस गई। उसके आर्यांशी का झुका हुआ सर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक नज़र उसे देख फिर मिस्टर ठाकुर की तरफ देख बोला, अगर आप माइंड ना करें तो क्यों न साथ में लंच कर लिया जाए, वैसे भी टाइम तो हो ही गया है। उसकी बात सुन मिस्टर ठाकुर भी बिना वक्त गवाए बोले, ठीक है चलिए। आर्यन आर्यांशी की तरफ देख बोला, मिस आर्यांशी चलिए।
उसकी बात सुन आर्यांशी के हाथों की मुट्ठी कस गई, जिसका साफ मतलब था कि वो उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर एक घड़ी सांस लेकर अपनी जगह से उठ एक फीकी स्माइल के साथ चली गई। कुछ देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट में थे। आर्यांशी और आर्यांशी एक दूसरे के बगल में बैठे थे। वहीं मिस्टर ठाकुर और उनका असिस्टेंट उनके सामने वाले चेयर पे बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे, जहां मिस्टर ठाकुर बीच बीच में आर्यांशी को देख रहे थे। वहीं आर्यांशी उनसे अपनी नज़र चुरा रही थी। आर्यन की नज़र कभी मिस्टर ठाकुर पे जाता तो कभी आर्यांशी पे। कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन टेबल से उठा बोला, मैं आता हूँ। ये बोल वो वहां से फ़ोन लेकर चल जाता है। वहीं मिस्टर ठाकुर ने अपने बगल में आने असिस्टेंट को देख आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझ उनका असिस्टेंट वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मिस्टर ठाकुर आर्यांशी की तरफ देख बोले, आर्यांशी बेटा तुम कैसी हो? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने तो सोच कि मैंने तुम्हें खो दिया। उनकी बात सुन आर्यांशी बिना भाव के उन्हें देखते हुए बोली, मिस्टर ठाकुर मुझे नहीं लगता मैं आपको जानती हूँ, इसलिए मैं आपको अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझती, खास तब जब मैं उस इंसान को जानती नहीं। उसकी बात सीधा मिस्टर ठाकुर के दिल में लगी। उन्होंने ने अपनी आंखों में उदासी लिए बोले, आर्यांशी बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत भी करती हो, लेकिन फिर भी तुम ये बात झुठला नहीं सकती नहीं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। उनकी बात सुन आर्यांशी अपने प्लेट में अपना स्पून रखते हुए बिना भाव के बोली, मिस्टर अभिनव ठाकुर मैं अनाथ हूँ और जहाँ तक मुझसे याद है आपकी सिर्फ एक बेटी है जो कि आपका असली खून है, ना कि मैं और मेरी माँ पहले भी आपकी लाइफ में एग्जिट नहीं करते थे और नहीं आज करते हैं। मेरे दिल में पहले आपके लिए प्यार तो नहीं था, लेकिन एक इज्जत थी। ले आप और आपके परिवार ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद आप मेरे कुछ नहीं लगता है। आप एक धोखेबाज इंसान है जो कि पहले से शादीशुदा होकर और फिर दोबारा मेरी माँ से शादी की, इसलिए मेरे ऊपर अपना ये झूठा प्यार दिखाने की कोशिश ना करे। मुझे सारी सच्चाई पता है। आप तो शायद मुझे देख खुश नहीं है, मैं ये भी जानती हूँ। आखिर आप और आपकी फैमिली ने मुझे पूरे 50 लाख में बेचा जो था, और अब आप मुझसे यहाँ देख शौक है कि मैं बच कैसे गई। बोल बोलते आर्यांशी की सांस तेज हो गई। वो उसे एंग्जाइटी होने लगी थी, उसकी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगा। तभी वो आर्यन आ गया। आर्यांशी की हालत देख वो सकपका गया। वो जल्दी से अभिनव ही की तरफ देख बोला, मिस्टर ठाकुर हमें अब जाना होगा। उसकी बात सुन मिस्टर ठाकुर जो कि आर्यांशी के पापा अभिनव ठाकुर थे, वो अपनी सोच में कोई हुए हुई ही अपना सर हिला देते हैं। आर्यन ने एक नज़र उन्हें देखा जो इस वक्त अपने चेहरे पे बिना कोई एक्सप्रेस के एक तक आर्यांशी को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आर्यांशी के लिए फिक्र और टेंशन, प्यार जैसे कई भावना देखी जा सकती थी। वो इस वक्त बस आर्यांशी की बात को प्रोसेस करने लगे थे, इसलिए उनका ध्यान इस वक्त आर्यांशी पे नहीं गया, क्योंकि वो अपना सर झुका रखा था और अपनी सोच में घूम थे। जब उन्होंने ने आर्यन की आवाज़ सुनी तो अपना सर ऊपर करके देखा, जिसे उनके चेहरा का रंग उड़ गया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उनका दिल टूट रहा था। वो आर्यांशी को अपने गले लगाना चाहते थे, उसे और बात करना चाहते थे, उससे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। आर्यन उन्हें एक नज़र देख आर्यांशी के साथ निकल जाता है। उसके जाते ही अभिनव जी का असिस्टेंट उनके पास आ बोला, बॉस चलिए हम भी अब चलना चाहिए। उसकी बावज सुन अभिनव अपने होश में आया। उसने अपने सामने देखा जहां कोई नहीं था। वो अपने असिस्टेंट की तरफ देख बोले, प्रिंसेस मेरी प्रिंसेस कहाँ गई? वो अभी तो यहाँ बैठी हुई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो मुझसे क्या बोल कर गई? इस वक्त मिस्टर ठाकुर अपने सर को पकड़ उसी टेबल पे बैठ गए। अचानक उनके दिमाग में एक बात गूंजी, आप और आपकी फैमिली ने मुझसे 50 लाख में बेचा है। आपका और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। आप एक धोखेबाज इंसान हैं। पहली शादी होते हुए भी आपने ने मेरी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। अभिनव को समझ आ रहा था कि आर्यांशी उससे नफरत करती है, लेकिन उसने जो बात कही वो उसके समझ से बाहर थी। लेकिन शायद वो कुछ समझ आया। वो अपना सर ऊपर कर अपने असिस्टेंट को बोला, दानिश मुझे मेरे घर पे रह रहे अजगरों की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और पता करो कि मेरे बिजनेस ट्रिप पे जाने के बाद मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। उनकी बात सुन दानिश जो कि अभिनव जी का असिस्टेंट कम दोस्त था, उन्होंने ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ नित्या अपने केबिन में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देख कि उसके दूसरे नंबर वाले भाई ने उसे कॉल किया, जिसे देख उसने फोन पिक कर कहा, जी भाई।
दूसरी तरफ आर्यन अपने जो कि इस वक्त अपनी कार में था। नित्य की आवाज उसे दुनिया की सबसे प्यारी आवाज लगी। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और अपने चेहरे मुस्कान के साथ बोला, मुझे यहाँ आए कितना दिन हो गया, लेकिन तुम्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेने तुम्हारे ऑफिस के नीचे आया हूँ। तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, आज हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि उसके बाद डैड ने हमें डिनर पे भी इनवाइट किया है। अपने भाई की शिकायत सुन नित्या मुस्कुरा देती है और बोली, ठीक है भाई, मैं आती हूँ। इसके साथ ही वो अपने केबिन से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में वो अपने भाई के कार में थी। वही आर्यन उसको सर को सहलाते हुए बोला, तुम्हें अभी अपनी टीनेजर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और तुम हो कि इस तरफ कंपा संभल रही हो। उसकी बात सुन नित्या एक नज़र उसको देखती है, फिर बोली, भाई मुझे ज्यादा घूमने से अच्छा एक कंपनी को चलने में मजा आता है, क्योंकि इसमें चैलेंज होते हैं। उसकी बात सुन आर्यन ने उसकी तरफ देख। इस वक्त नित्य की आंखों में कुछ दर्द नजर आ रहा, जिसे देख उसके दिल में एक टीस सी उठी, आखिर उठाती भी क्यों नहीं, जिसे बचपन से एक प्रिंसेस की तरह रहना चाहिए था। वो लड़की बिना किसी प्यार के बेदी परिवार में सफर कर रही थी। वही स्नेहा उन उसके सभी भाइयों का प्यार और उनके पैम्पा को एंजॉय कर एक लेविश लाइफ जी रही थी। वही सभी इस बात से बेखबर थे कि जिसे वो लोग एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे थे वो उनकी बहन नहीं थी, क्योंकि जब नित्य का जन्म हुआ था उस वक्त सिर्फ एक रक्षित था जो कि उन सभी भाइयों से बड़ा और समझदार था। भाई के सारे भाई को रक्षित से छोटे थे, जिस वजह उन्हें कभी नित्य के बारे में पता ही नहीं चल, और जब चला तो सबके नित्य और स्नेहा के लिए बुरा लगा था, क्योंकि जहां नित्य उनकी सगी बहन थी वही स्नेहा उनकी वो बहन जिसे उन लोगों ने कभी भी लाड प्यार में कमी नहीं की। दुनिया की नज़र में स्नेहा हमेशा से सिंघानिया परिवार की बेटी थी, एक रक्षित ही था जिसने कभी भी स्नेहा से ज्यादा प्यार और केयर नहीं किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन रक्षित की नज़र स्नेह कभी भी एक अच्छी बहन नहीं थी। ऐसा क्यों, ये बात आज तक किसी भी भाई को समझ नहीं आता था, और नहीं वो लोग ये जाना चाहते थे, क्योंकि रक्षित तो उनसे से भी ज्यादा बात नहीं करता था। ये सब सोचते हुए वो नित्य के सर को सहलाते हुए बोला, बेबी सिस्टर तुझ कितने सॉफ्ट है और तुम बहुत क्यूट हो। मेरा तो दिल कर रहा कि तुम्हें इस दुनिया से छुपा लूं, कहीं कोई तुम्हें हमसे चुरा न ले। उसकी बात सुन नित्या बस मुस्कुरा देती है। कुछ ही समय में उनकी कार एक मॉल के सामने आके रुकी। आर्यन जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। वो पहले आर्यांशी के साइड का गेट खोलता है, जिसे देख आर्यांशी उसको देखने लगी। वही आर्यन उसको देख बोला, मिस आर्यांशी, आप भी मेरे साथ मेरी बहन को शॉपिंग करने मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मुझे लड़कियों के बारे में, शॉपिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अब आगे सिटी मॉल। इस वक्त आर्यन, आर्यांशी और नित्या मॉल में थे। आर्यन नित्या की तरफ देख बोला, बेबी सिस्टर पहले हम कहाँ जाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके चेहरे पे कंफ्यूज वाले भाव थे। असल में बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। तभी उसने जल्दी से अपने फ़ोन पे सर्च किया, जिसके साथ ही उसके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ गए थे। उसने एक नज़र अपने सामने देखा, जहां नित्य और आर्यांशी एलिवेटर में उसके आगे खड़े थे और आर्यन उनके पीछे। अभी जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा आर्यन ने सर्च किया हुए रिजल्ट को जल्दी जल्दी पढ़ लिया। कुछ ही देर में एलिवेटर मॉल के 5 फ्लोर पे खुला, जहां सभी लोग एलिवेटर से बाहर आ गए। आर्यन नित्य का हाथ पकड़ बाहर आया और आर्यांशी को आने बोल। वो नित्य को लेकर सीधा एक फीमेल क्लथिंग शोरूम में घुस गया। नित्य एक बार फिर से खुद को एक बुटीक में देख हैरान थी। उस याद था उसके बड़े भाई भी उसे बहुत सारे कपड़े दिलाए थे। उसके पास इस वक्त इतने कपड़े थे कि अगर वो उन्हें 365 डेज चेंज करके भी पहने तो भी खत्म होने वाले नहीं थे। वो आर्यन की तरफ देख बोली, भाई मेरे पास कपड़े हैं, बड़े भाई ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए हैं। उसकी बात सुन आर्यन एक नज़र उसे देख उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, बेबी सिस्टर कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे वार्डरोब में जगह कम है तो मैं एक नया वार्डरोब रेडी कर दूंगा। उसकी बात सुन आर्यांशी और नित्य स्पीचलेस हो गए। दोनों आवाक नज़र से आर्यन को देख रहे थे। उसके दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देख जैसे कुछ इशारा कर रहे हो। फिर आर्यांशी धीरे से आगे बढ़ आर्यन के कान में बोली, बॉस आपको नहीं लगता आपको कुछ अलग करना चाहिए? उसकी बात सुन आर्यन उसकी तरफ देख बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसकी बात सुन आर्यांशी अपना थौक के बोली,
ओफो बॉस देखिए, जैसा कि छोटी मैडम ने कहा कि आपके बड़े भाई ने भी छोटी मैडम को कपड़े दिलाए थे, आप ही सोचिए आपको कुछ डिफरेंट दिलाना चाहिए। छोटी मैडम जैसे वो उन कपड़ों को देख के आपके बड़े भाई को याद कर सकती है, लेकिन अगर आपने ने उन्हें कुछ अलग दिया तो वो आपको भी याद करेगी। ऊपर से उनके पास इतने सारे कपड़े हैं तो क्या पता वो जब तक आपके और बड़े सर के दिए हुए कपड़े पहने तब तक उसका ट्रेड चला जाएगा। तो क्या आप चाहते आपको बहन ट्रेंड से पीछे हो जाए? बॉस आपको नहीं पता, लेकिन लड़ी हमेशा ट्रेंड के साथ चलती जाती है, इसलिए आपको मैडम को कुछ और दिलाना चाहिए। उसकी बात आर्यन को भी सही लगेगी। वैसे भी अगर वो ट्रेंड पे ध्यान दे तो क्या पता वो हमेशा अपने बाकी भाई से पहले अपनी बहन को वो चीजें दे सके जिसे उसकी बहन सबसे ज्यादा प्यार उससे करेगी। ये सोच वो खुश हो जाता है। वो जल्दी से आर्यांशी की तरफ देख बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी अपनी प्यारी बेबी सिस्टर को क्या दिलाऊं? उसके चेहरे के भाव देख आर्यांशी मुस्कुरा देती है। आर्यन इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसकी देख पता चल रहा था कि वो नित्य को शॉपिंग करने के लिए कितना डिटरमाइंड है। आर्यांशी को जब अपने ऊपर आर्यन की नज़र महसूस हुई तो उसने आर्यन से अपने कान को पास लाने के लिए कहा। जड़ी समझ आर्यन आर्यांशी लिप्स के सामने आने कान कर देता है, जिसे देख आर्यांशी उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुन आर्यन खुश हो जाता है। तभी आर्यांशी को पीछे से धक्का लगता है, जिस वजह से आर्यांशी जो कि आर्यन से अपनी बात बोल पीछे हट रही थी, उसके होंठ आर्यन के कान से टच हो जाता है, जिसे आर्यांशी की आंखें बड़ी हो गई। उसकी दिल तेजी से धड़कने लगी। वो जल्दी से पीछे हो जाती है। वही आर्यन तो अपनी जगह जम गया, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को ठीक कर लेता है और इधर उधर देखने लगा। उसके कान लग हो गए थे, उसकी भी दिल धड़कन तेजी से चलने लगा था। बेचारे को ऐसा लग रहा था कि अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएंगे। वो जल्दी से नित्य के पास चला गया। उसको इस वक्त पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन ऐसे रखे जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका कान जो कि ब्लश कर रहा उसके एक्सप्रेशन को धोखा दे रहा था। आर्यन को नित्य के पास जाते देख आर्यांशी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि चेहरा उसका भी लाल हो चुका था। उसके बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन अपने पी सर को झटक वो भी आर्यन और नित्य के पास चलेगी। हालांकि वो अब आर्यन की तरफ देख भी नहीं रही, उसे उलट आर्यन तो एक तक उसको देख रहा था और अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। आर्यन नित्य की तरफ देख बोला, बेबी सिस्टर चलो हम कहीं और चलते हैं। वैसे भी जैसा का तुमने कहा कि बड़े भाई ने बहुत सारे कपड़े दिलाए, तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ और दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि अब मैं तुम्हें जो भी दिलाऊंगा और तुम्हें जो भी गिफ्ट करूंगा तुम उसे मन नहीं करोगी। उसकी बात सुन नित्य उसको अजीब नज़र से देखने लगे। फिर ज्यादा ना सोचते हुए उसने अपना सर हिला दिया। उसकी हामी देख आर्यन खुश हो जाता है और नित्य का हाथ पकड़ इस शोरूम से लेकर चला जाता है। कुछ देर में वो लोग एक ज्वेलरी स्टोर में थे। अंदर आते हैं सभी एम्प्लॉय आर्यन के सामने आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें अभी अपने मैनेजर से पता चला था कि आर्यन अभी एक स्टोर से बिना कुछ बाय किए निकल गए, जिस वजह से उनकी स्टोर अब प्रॉब्लम में आ चुकी थी। आर्यन सिंघानिया की कौन नहीं जानता था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ वो लड़की कौन है जिसका हाथ मिस्टर सिंघानिया ने पकड़ रखा है। एक लड़की अपने बगल वाली लड़की से बोली, वो कितनी सुंदर है ना? उसकी बात सुन वो दूसरी लड़की बोली, हाँ वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो है कौन और उनका क्या रिश्ता हो सकता है मिस्टर सिंघानिया से? तभी एक लड़की जिसे शायद नित्य की आर्यन के साथ देख जलन हो रहा था, वो थोड़ा गुस्से से बोली, पता नहीं। वो नित्य को घूरने लगी, लेकिन फिर कुछ सोच वो आगे जाते हुए बोली, वेलकम टू आवर स्टोर मिस्टर सिंघानिया। उसकी बात सुन आर्यन अपन सर हिला के बोला, इनके लिए मुझे कुछ ज्वेलरी दिखाओ। एक बात और, प्राइस की चिंता करने जरूरत नहीं है, इन्हें जो भी पसंद आएगा दे देना। आर्यन हमेशा ही बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी वाला इंसान था। वो ज्यादा किसी से ठीक तरह बात भी नहीं करता था। अभी वो उसने जो भी बात कही थी बहुत ही एरोगेंट और रूड वे में कही थी, लेकिन जब उसने नित्य की तरफ इशारा किया उस वक्त उसकी आंखों में नमी और चेहरे और सॉफ्टनेस देखी जा सकती थी। उसकी बात सुन और नित्य के उसके चेहरे पे सॉफ्टनेस देख वो अटेंडेंट जलन से नित्य को देखने लगी। वही आर्यन को जब अपनी बहन पे किसी नज़ारे महसूस हुई तो उसकी आंखों में एक डार्कनेस दिखने लगा, जिसे उसने अपने आंखों को नीचे कर छुपा लिया। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई जिसे छुपा वो नित्य को देख बोला, चलो हम देखते हैं तुम्हारे लिए कुछ
उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है और उसने साथ चली जाती है। हालांकि उसका यहाँ से कुछ भी लेने का मन नहीं था, लेकिन अब जब उसने अपने आर्यन भाई को प्रॉमिस कर दिया था तो वो उसे तोड़ नहीं सकती थी। वो अटेंडेंट खुद भी काउंट के पास आ जाती है और कुछ ज्वेलरी दिखा लगी। आर्यन भी ध्यान से सब कुछ देख रहा था, हालांकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहली बार नित्य के साथ शॉपिंग आया था। वो कभी भी स्नेहा के साथ शॉपिंग पे नहीं आया था, उसे इन सब चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नित्य के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसलिए उसने मदद के लिए आर्यांशी की तरफ देख जैसे कह रहा हो, तुम मेरी मदद करो मेरी बहन के लिए ज्वेलरी लेने में। उसकी आंखों की इशारे को समझ आर्यांशी ने अपना सर हिला देती है। उसके बाद वो नित्य के बगल में जाके खड़ी हो गई। वही आर्यन भी ज्वेलरी शॉप में इधर उधर कुछ देखने लगा। वो शॉप बहुत बड़ी थी जिस वजह आर्यन वहां घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक रेड डायमंड ज्वेलरी सेट और गई, जिसे देख उसकी आंखें चमक गई क्योंकि वो एक नेकलेस सेट पूरे रेड डायमंड की बनी हुई थी जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके देख ऐसा लग रहा जैसे वो किसी रानी का नेकलेस है। आर्यन ने एक सेल्स अटेंडेंट को बुलाकर उसे ज्वेलरी के बारे में क्वेश्चन करने तो उस अटेंडेंट ने बताया, सर ये हमारे स्टोर सबसे एक्सक्लूसिव ज्वेलरी में से एक है। इस ज्वेलरी को भी अपनी एक कहानी। सबका कहना है कि ये ज्वेलरी हमारे देश की सबसे निडर रानी के लिए बनाया गया था, वो भी उनकी प्रजा की तरफ से, क्योंकि उनकी रानी बहुत ज्यादा क्रूर थी। उनका मन था कि अगर उनकी रानी नहीं होती तो वो लोग शायद आज भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते। इस ज्वेलरी में उन सभी लोग का रिस्पेक्ट और प्यार है। उसकी बात सुन आर्यन खुश हो जाता है, आखिर वो यही तो चाहता था। पता नहीं उसको अपनी बहन और याद था, वो खुद भी योग एक रानी जैसी थी। वो बिना वक्त गवाए उस तरफ चल और उस ज्वेलरी को हाथ दूर से ही देखने लगा। उसने उस अटेंडेंट की तरफ कुछ इशारा किया जिसे समझ वो वहां से चला गया। दिमाग में एक इमेजिनेशन ने जन्म लिया जिसे इमेजिन कर उसके होठों पे एक मुस्कान आ गई। अब आगे वो उस ज्वेलरी में नित्य को इमेजिन करने लगा क्योंकि उसकी नज़र में उसकी प्यारी बहन के अलावा ये ज्वेलरी किसी पे ज्यादा सूट नहीं करती। तभी अचानक ही उनकी आंखें कोल्डनेस भर उठी क्योंकि बगल में लगे मिरर में उसे एक इंसान दिखाई दे रहा था जो को पीछे से ही नित्य को ऊपर से नीचे तक देख रहा। ये देख उसकी आंखें लाल हो गई, इसलिए वो पलट के नित्य के तरफ जाने लगा, लेकिन उसे पहले ही वो लड़का नित्य के पास जा नित्य के बॉडी के ऊपर अपने हाथ घूमने लगा, लेकिन वो नित्य को टच नहीं कर रहा था। ये देख आर्यन का दिमाग खराब हो गया। आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसके बहन को इस तरह से देखने की। ये सोच सोच उसको और गुस्सा आ गया। वो अब नदी से नित्य के पास जा उस लड़के के कॉलर को पीछे से पकड़ खींच नित्य से दूर कर देता है। अचानक किसी के खींचने से वो लड़का सकपका जाता है, लेकिन जब तक खुद को संभाल पाता उसे पहले ही वो जमीन गिरा पड़ा था। उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन जब वो अपना चेहरा ऊपर कर उस इंसान की तरफ देखता तो उसकी हवाएं उड़ जाती हैं क्योंकि आर्यन उसे उससे भी ज्यादा डरावनी लाल आंखों से घूर रहा था। इधर नित्य अपने सामने ज्वेलरी को देखने में बिजी थी, या फिर आर्यांशी उसको ज्वेलरी लगातार दिखाई जा रही थी जिस वजह से नित्य को अपने पीछे होने वाली चीज का अंदाजा भी नहीं था। अगर होता तो शायद इस वक्त कुछ और ही हो रहा होता है। आर्यन की खतरनाक नजर को देख वो लड़का जल्दी से वह से निकल जाता है। उसे जाते देख आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोल ली। अब उसकी आंखों में कोई भी गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। आर्यन उस तरफ देखता है जहां नित्य आर्यांशी से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। आर्यन नित्य के पास आते हुए बोला, बेबी सिस्टर क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? उसकी बात सुन नित्य ने उसके सामने एक रिंग करते हुए बोली, भाई ये है। आर्यन ने उस रिंग को देख जो कि बहुत ही सिंपल और खूबसूरत थी। आर्यन ने सेल गर्ल की तरह देख कहा, पैक इट। उसकी बात सुन सेल्स गर्ल ने अपना सर हिला दिया। आर्यन ने फिर से अपनी नज़र इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी नज़र एक रिंग और आके रुकी जो कि एक कपल रिंग थी। उसने एक नज़र अपने आसपास देख फिर एक सेलमैन कुछ इशारे कर देता है जिसे समझ वो लड़का जल्दी से उस रिंग को पास कर देता है। अपने सभी शॉपिंग बैग्स को हाथ में लेकर ज्वेलरी शो से निकलने लगा। तभी वो लड़की जो को कब से नित्य को अपनी जलन भरी आंखों से देख रही थी वो इस वक्त एंट्रेंस पे खड़ी हो गई और जैसे ही नित्य शॉप से बाहर जाने लगी उसे अपना पैर नित्य के आगे कर दिया। लेकिन नित्य भी कहाँ कम थी, उसने भी अनजान बनते हुए उसके पैर पे अपने रख दबा दिए जिसे उस लड़की एक चीख गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके बहुत तेज गुस्सा और रोना आ रहा था क्योंकि नित्य ने बिना किसी दया मया के उसके पैर पे पैर दबाया था। उसको तो ऐसा लग रहा जैसे वो अभी खड़ी भी नहीं हो सकती है।
उसको समझ आ गया था उसने ये हरकत कर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ी हो एक साइड चली जाती है। वो इस बात कोई तमाशा भी नहीं कर सकती थी। उसने देखा था आर्यन कैसे इस लड़की के पजेसिव बिहेव कर रहा था, क्या पता उसकी इस हरकत से उसकी जॉब चली जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहती, हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि नौकरी थी उसकी वैसे भी नहीं बचने वाली है। आर्यन अब नित्य के पास आते हुए बोला, बेबी सिस्टर क्या तुम ठीक हो? इसके मुंह से नित्य के लिए बेबी सिस्टर, वो लड़की हैरान हो गई। आखिर होती भी क्यों ना, वो कब से नित्य को आर्यन की गर्लफ्रेंड समझ रही थी, लेकिन अब सच्चाई ही अलग थी। उसका चेहरा कला पड़ गया। वही नित्य आर्यन के सवाल का जवाब देते हुए बोली, भाई मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं भी ये गिरी थी। उसको बादशाह उस सल्स गर्ल का चेहरा नीचे झुक गया था। वो नित्य की तरफ देख बोली, सो सॉरी मैम, गलती से मेरा पैर आपके सामने आ गया। वो दिल से सॉरी बोल रही थी। वो लड़की आर्यन को अपना अड़ियल मानती थी और कहीं न कहीं वो उसे पसंद भी करती थी, लेकिन उसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अभी भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये लड़की उसकी बहन कैसे ही सकती है, जबकि सिंघानिया परिवार की एक प्रिंसेस है, वो भी स्नेहा सिंघानिया है। फिर ये लड़की कौन है? क्या ऐसा ही सकता है कि ये लड़की इनकी कोई रिश्तेदार हो, पर आर्यन इसकी इतनी क्यों केयर कर रहा है? जहाँ तक मुझे याद है ये इंसान अब तक इंडिया से बाहर था और ये कभी भी आज सगी बहन स्नेहा का साथ शॉपिंग तो दूर की बात है, कभी उसके साथ यहाँ घूमने भी नहीं आया था। लेकिन फिर जल्दी ही अपना सर झटका अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वो साइड चली जाती है। इधर आर्यन भी नित्य का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है, मगर जाते जाते वो उस लड़की पे एक नज़र डाल बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है, जिसे देख उस लड़की के रीढ़ के हड्डी में एक करंट सा दौड़ जाता है। लेकिन फिर वो जल्दी ही अपनी नज़ारे उस पे हाथ लेती है। इधर आर्यन नित्य को लेकर अब एक सॉफ्ट टॉयज के शोरूम में चला जाता है। नित्य खुद को उस जगह बहुत ही ज्यादा अनकंफर्ट फील करती है। वो आर्यन का हाथ पकड़ बोली, भाई मुझे की टॉयज नहीं चाहिए प्लीज, अब चलते हैं, मैंने शॉपिंग बहुत कर ली है। उसकी बात सुन आर्यन उसके हाथ पे अपने हाथ रखते हुए कहता, यह मैं जानता हूँ तुम्हें अजीब लग रहा है इस टॉय शॉप में, लेकिन मैं अपनी बेबी सिस्टर के लिए ये सब खरीदना चाहता हूँ। बचपन में भाई तुम्हारे बहुत सी चीज खरीद के रखते था, भले ही तुम हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन हमें कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हारे लिए ये सब खरीदने के लिए। और सच बताऊँ तो मैं अपने की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए ये सब खरीद, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया था। अपने भाई की बात सुन नित्य उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन का निराश चेहरा देख नित्य को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपना सर हिला देती है, जिसे देख आर्यन खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे एक बच्चे जैसी खुशी एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी, जिसे देख नित्य अपना सर हिलाते हुए बोली, भाई आप अपने एक्सप्रेस बहुत जल्दी बदल लेते हैं। उसकी बात सुन आर्यन उसके सर के हाथ रख बोला, ऑफकोर्स अब मैं अपनी प्यारी बेबी सिस्टर को मानने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये बोल वो ओंज बत्ती सी दिखा देता है। उसके बाद वो नित्य का हाथ पकड़ उसको अपने साथ टॉयज सेक्शन में ले जाता है। दूसरी तरफ स्नेहा इस वक्त बहुत खुश थी। वो अभी अपनी कार ड्राइव कर कहीं जा रही थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। उसने देख उसको एक अननोन नंबर कॉल आ रहा, लेकिन स्नेहा उस नंबर को अच्छे पहचान गई और उसके चेहरे के एक से डार्क हो गए। स्नेहा ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस सब कुछ रेडी है। सामने वाली की बात सुन स्नेहा बोली, लियो आज किसी भी हाल में हमें उन्हें इंडिया से बाहर भेजना होगा। उस बार कोई गलती नहीं, वरना तुम जानते हो हमारे साथ क्या हो सकता है। स्नेहा ने अभी इतना ही कहा था कि उसका ध्यान सामन की तरफ जाता है, जहां अचानक से एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिस वजह से स्नेह जल्दी से अपनी कार का ब्रेक लगा देती, लेकिन उसके बावजूद उसकी कार उस औरत से टक्कर ही जाती है, जिस वजह से उस औरत को उसके सर पे चोट लग जाती और वो स्नेहा की कार के सामने ही बहस हो जाती है। स्नेहा खुद को 100 गली देते हुए कार से बाहर आती है। वो उस औरत की देखती है जिसके कपड़े बहुत ही पुराने और गंदे नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पे बहुत सी मिट्टी लगी हुई थी। स्नेहा एक नज़र उस औरत को देखती है, फिर आप आसपास देखती है जहां कुछ लोग अब भीड़ लगा के खड़े इन्हें लगे थे। उसका दिल कर रहे कि वो वहां से भाग जाते, लेकिन अगर वो अभी ऐसा कुछ करती तो उसकी सिंघानिया परिवार की मासूम बेटी वाला इमेज खराब हो जाता। इसलिए वो अभी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उस औरत को जल्दी से उठाने की कोशिश करते हुए किसी से बोली, क्या आप इन्हें मेरी कार में डाल सकते हैं? मुझसे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसकी बात सुन वो आदमी अपना सर हिला बोला, ठीक है मैडम आप रुकिए। उसके बाद वो उस साइट की उठा स्नेहा की कार में डाल देता है।
स्नेहा भी जल्दी से उस औरत को लेकर वह से निकल जाती है। वहीं वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। ये लड़की तो सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस है न? दूसरा इंसान बोला। हाँ ये वही है, देखो तो ये कितनी ल्यारी बच्ची और सेंसिटिव बच्ची है। सिंघानिया परिवार की बेटी में बहुत अच्छे मैनर है, वरना आजकल लोग एक्सीडेंट करने के बाद विक्टिम के परिवार वाले को पैसे देकर मुंह बंद करने की कोशिश करते। वही ये लड़की उस औरत खुद अपनी कार में हॉस्पिटल लेकर चली गई, ऊपर से वो उसके लिए रो भी रही थी। ऐसी बहुत सी बातें वो होने लगी। कुछ ही समय ये सभी बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जहां स्नेह का उस औरत का मदद करना, उसको एसपी लेकर जान, उसके रोना और उस औरत को बचाने के लिए हेल्प मांगे जैसी वीडियो इस वक्त ट्रेंड कर रही थी। पूरे सोशल मीडिया पे स्नेहा की तारीफ हो रही थी। सने पाने पीछे बेहोश पड़ी औरत को देख खुद से बोली, आज मेरे लिए कितना अच्छा दिन, और ये बुढ़िया, इससे भी मेरी ही कार मिली थी सुसाइड करने के लिए। अरे बुढ़िया, मरण ही था तो किसी को की गाड़ी के सामने आ जाती, या फिर ट्रेन के नीचे मेरी कार के सामने आने को क्या जरूरत थी। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। आर्यन नित्य और आर्यांशी के साथ मॉल से बाहर आया है। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग थे, जिन्हें अब एक एक करके अपने बॉडीगार्ड्स को दे रहा था। आर्यन और नित्य अभी कार में बैठे ही थे कि तभी उनका फोन रिंग। उन्होंने देख कि ये फोन उसके डैड का था, जिसे देख आर्यन ने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आर्यन मेरी बेटी को कहाँ लेकर हुए हो तुम? मैंने कहा था न आज मैं उस ऑफिस से पिक करने जाऊंगा। अपने डैड की बात सुन आर्यन अपनी आई रोल करते हुए बोला, डैड मैंने भी कहा था कि आज बेबी सिस्टर मेरे साथ शॉपिंग पे जाने वाली है, इसलिए मैं अपनी प्यारी बेबी सिस्टर को उसके ऑफिस से आपसे पहले पिक कर लिया। दूसरी तरफ से ऋषभ जी गुस्से से बोले, तुम नालायक इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस और मेरे टाइम को खराब करने की? तुम्हें आता नहीं तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा बिजी रहती है, और तुम हो कि उसको दस्तूर करने पहुंच गए। अपने डैड की बात सुन आर्यन बोला, ओह कौन ऑन डैड, आप भी तो बेबी सिस्टर को परेशान करने वाले थे, इसलिए मैंने कर दिया। और वैसे भी मैं जब से आया हूँ तब से अपनी बेबी सिस्टर से ठीक से बात नहीं कर पाया हूँ। वैसे भी जब से बेबी सिस्टर आई है तब से ही वो हमारे साथ रहती है और हम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती है, इसलिए मैं उसे अपने साथ बंद बनाए के लिए ले आया। ठीक है, अब मैं खोने रख रहा हूँ, मैं बेबी सिस्टर के साथ कुछ ही देर में रेस्टोरेंट पहुँचने वाला हूँ। उसको बात सुन दूसरी तरफ से ऋषभ जी, जो कि आर्यन की बात सुन किसी सोच में घूम थे, उन्होंने ने आर्यन की आवाज सुन अपने हित दबा लिए और फोन रख दिया। वो अपनी कार की तरफ चले गए, जहां इस वक्त राधिक जी उनका इंतजार कर रही थी। वो ऋषभ जी की तरफ देख बोली, क्या हुआ, हमारी प्रिंसेस आ रही है ना? उनकी बात सुन ऋषभ एक बार फिर से गुस्से भर उठे थे। जब से उनकी प्रिंसेस अपने फैमिली से वापस आई थी तब से कुछ ना कुछ हो रहा था, जिस वजह से उन्हें अजनी प्यारी बेटी के समय बिताने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। इसलिए आज उन्होंने और राधिका जी ने सोचा था कि वो अपनी बेटी को खुद ही उसके ऑफिस से करेंगे, जिस वजह से वो लोग उसके ऑफिस आए थे। वो लोग तो नित्य को सरप्राइज देने के चक्कर में बिना बताए ही ऑफिस के नीचे आ चुके थे। ऋषभ जी ने नित्य को जब कॉल करके के बताया तो नित्य का जवाब समन उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि उसने उन्हें बता दिया कि आर्यन भी के साथ शॉपिंग पे आई है, जिसे सुन ऋषभ जी को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन वो अपने गुस्से को दबा नित्य को अच्छे से शॉपिंग करने को बोल फोन रख देते हैं, फिर अपने नालायक बेटे को कॉल करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपको तो जानते हैं। वो राधिका जी तरफ देख बोले, वो नहीं आ रहा है क्यों? आपके नालायक बेटे ने हमारी प्रिंसेस को लेकर पहले ही चल गया है, इसलिए अभी ने उस बहुत डांटा है। उनकी बात सुन राधिका जी थोड़ी मायूस हो गई। वो ऋषभ जी की तरफ देख बोली, हमारी बच्ची का घर आए इतना दिन हो गया और हम उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम करिए ना, हमारी बच्ची जो काम कर रही उसका बर्डन थोड़ा कम कर दो, मैं अपनी बच्ची के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। उनकी बात सुन ऋषभ जी बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमारी जिस कंपनी में काम कर रही वो उसकी खुद की कंपनी है और हम चाह कर भी उसको मस्त नहीं कर सकते हैं। फिर थोड़ा गुस्सा से बोले, ये सब उस बेदी परिवार की वजह से हो रहा है। अगर वो लोग बचपन से मेरी बेटी का ख्याल रखते तो आज उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो हमारे साथ टाइम अच्छे से गुजार सकती थी। उनकी बात राधिका जी को भी सही। वो अपने फोन से किसी को कॉल करते हुए बोली, बेदी परिवार औरतों के साथ जो भी मिलना करेगा, मैं यहाँ राधिक सिंघानिया उनके किसी भी तरफ का कोई मतो नहीं रखूंगी। अपनी बीवी ये हरकत देख ऋषभ बोले,
जान, आपको नहीं लगा आपने उन्हें बहुत बड़ी सजा दे दी है? बिल्कुल नहीं, ये कोई बड़ी सजा नहीं है। जब मेरी बच्ची छोटी थी तो ये लोग उसे घर पे अकेला छोड़ मजे करते थे न, अब मैं उन्हें मजे करती हूँ। उनकी बात सुन ऋषभ जी भी अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज कर अपना फोन साइड में रख बोले, ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम एक नई मेमोरी हमारी बच्ची के साथ बनाएंगे, साथ ही हम उसे वो सभी हैप्पीनेस देंगे जो उसे नहीं मिला है। उनकी बात सुन राधिका जी की आंखें नम हो जाती है। वो ऋषभ जी की तरफ देख बोल, आखिर वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बच्ची ने कितना कुछ सहा होगा उस घर में जो आज हम ठीक से उसके होठों पे मुस्कान भी नहीं देख पाते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, उन लोगों को भी ऐसा ही फील कराऊं जैसा मेरी बच्ची ने किया है। उनकी बात सुन ऋषभ जी बोले, तुम जिद क्यों करती हो? वैसे भी भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। पिछले कुछ दिनों से बेदी परिवार का बिजनेस दिन ब दिन गिरते जा रहा है। इनफैक्ट मैंने तो उनकी कंपनी के शेयर्स भी खरीद शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही बेदी परिवार रोड पे आ जाएगा। उनकी बात सुन राधिका जी बोली, अच्छा हुआ उनके साथ वो लोग इसी लायक है। एक तरफ जहां ऋषभ जी और राधिका जी बेदी परिवार की हालत सुन खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेदी परिवार में जैसे तूफान आया था। कुछ दिन से सत्यम का कुछ पता नहीं चल रहा था। वहीं शिवानी और सलोनी का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि उन्हें सत्यम की फक्कड़ नहीं थी, उन्हें तो अपनी हालत देख के रोना आ रहा था। तभी उन्हें एक सलोनी जी को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, मिसेज बेदी, आज से हम आपको अपनी ग्रुप से बाहर कर रहे हैं। ऐसे ही मैसेज उन्हें 2-3 जगह से आया था, जिसे पढ़ उनकी आंखें बड़ी हो गई। जल्दी से मैसेज करते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही है? आप ऐसा क्यों कर रही? आखिर बात क्या हुई है? मैं क्या किया है? ऐसे ही बहुत से सवाल वो लिख के भी देती है, लेकिन उन्होंने ने देख जिन लोगों ने उन्हें ये सब मैसा भेजा था वो सभी लोगों ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं अपनी मॉम को फोन पे बिजी देख शिवानी बोली, मॉम क्या हुआ है? आप किसे मैसेज कर रहे हो? उसके सुन सलोनी जी बोली, मुझे किटी पार्टी और भी लेडी सोशल ग्रुप से बाहर कर दिया है। उसकी बात सुन शिवम हैरान हो गई। वो शॉक होते हुए बोली, मॉम कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें हमारी फाइनेंशियल कंडीटी के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है ताकि आप फ्यूचर में उन्हें हेल्प न मांग सके? उसकी बात सुन सलोनी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो थोड़ा पछताते हुए बोली, तुम्हें पता इन सभी ग्रुप में राधिका सिंघानिया भी थी। बहुत जल्द एक किटी पार्टी होने वाली थी जहां वो भी आने वाली थी। मैंने सोचा था कि मैं उनसे हेल्प मांग लूंगी, लेकिन अब ये मौका भी मेरे हाथ से चल गया। उनकी बात सुन शिवानी बोली, मॉम ये राधिका सिंघानिया कौन है? शिवानी को अब तक सिंघानिया और राठौड़ परिवार के बारे में कुछ भी पता था, इसलिए सवाल किया। उसके सवाल को सुन सलोनी जी बोली, राधिका सिंघानिया परिवार की दूसरी बहू है। उसकी फैमिली इंडिया की सेकंड रिचेस्ट लोगों में आते हैं, उनसे भी ऊपर आते हैं रथ परिवार, जिनका सिक्का न सिर्फ इंडिया में चलता है बल्कि पूरी दुनिया में भी चलता है। यही नहीं, दोनों फैमिली बहुत ही अच्छी दोस्त है। मैंने सुना है राठौड़ पर्व बड़ा बेटा मोक्ष राठौड़ और सिंघानिया करीब की बेटी की सगाई भी बहुत जल्द होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इससे दोनों पर्व को अभी ज्यादा प्रॉफिट हो है। उसके बाद वो अपने फोन में एक फोटो निकल के देते हुए बोली, देखो ये दोनों परिवार की तस्वीर है। उनकी बात सुन वो उनके विन में देखने जहां सिंघानिया परिवार और राठौड़ करीब की साथ फोटो थी, उस फोटो में मोक्ष और स्नेह भी थे, लेकिन मोक्ष नहीं। शिवानी की आंखें चौंधियां गई जब उसने सिंघानिया परिवार के लड़कों को देख और साथ राठौड़ परिवार के रुद्र को। क्यों खुद से बोली, ये लोग तो मेरे मांगे से भी ज्यादा हैंडसम है। कितना अच्छा होता। फिर वो अपनी माँ की तरफ देख बोली, माँ क्या मैं इनमें से किसी से मिल सकती हूँ? मतलब ये सब जहाँ है? फिर टीजिडा एक्साइटेड होते हुए बोली, ये लड़का तने सिंघानिया है न? क्या ये भी सिंघानिया परिवार का बेटा है? लेकिन ये कितना बड़ा एक्टर है। उसकी बात सुन सलोनी जी बोली, हाँ ये वही ना सिर्फ, बल्कि चारों भाई बहुत ही ज्यादा अमीर है अपनी अपनी फील्ड में। ये जन का बड़ा है रक्षित सिंघानिया, जो कि अपनी बहन से बहुत और करता है और इसकी खुद की एन कंपनी है और साथ ही ये अपने फैमिली बिजनेस को चलता है। ये उसका दूसरा भाई आर्यन सिंघानिया, ये एक दोस्तों है जो कि बहुत बड़ा सर्जन है और मैंने सुना है ये अभी इंडिया में है, लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ और नहीं उसके दोनों भाई के बारे में। उसकी बात सुन शिवानी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा क्यों ना वो इन लोगों पे ट्राई मरे, अगर इनमें से कोई नहीं पता तो भी मोहित उसके पास बैकअप प्लान है ही।
दोनों माँ बेटी अपनी बातों में भूल गई थी कि अभी इन लोगों से साथ क्या हुआ है। वही शिवानी तो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखने लगी थी। तब क्या होगा, हल्का इन्हें मालूम पड़ेगा कि जिनकी ये लोग तारीफ कर रहे वो नित्य के परिवार हज। शायद शिवानी जलन से ही मर जाए, वही बेदी परिवार शोक से। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्नेह जल्दी से उस औरत की हॉस्पिटल में एडमिट व उसके पूरे सर्जरी के पैसे पे वहां से निकल गई और घर पहुंच खुद से ही बोली, अच्छा हुआ मैंने टाइम पे सब कुछ संभल लिया, वरन पता नहीं इस बुढ़िया कमी वजह से मेरे साथ क्या होता। वैसे भी शायद वो यही चाहती कि सिंह की गाड़ी के नीचे आकर पैसा कमान। ऐसे बलवा बात करते हुए स्नेहा अपने रूम मेंबर्स होने चली गई। उसने तुम देख जहां लगभग डिनर का टाइम हो गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे में जा रेडी होने लगी, क्योंकि आज के डिनर में मोक्ष भी आने वाला था। इसलिए वो अच्छे से रेडी होना चाहती थी ताकि मोक्ष की नज़र उस पर आके रुके, इस बात से बेखबर कि जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रही है वो अपनी निया के अलावा किसी को भारदस्त करना दूर देखना भी पसंद नहीं करता है। वो स्नेह की भी इसलिए बर्दाश्त करता ताकि सिंघानिया परिवार को बुरा ना लगे। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे अपने ख्यालों। पुलाव को मजे से एंजॉय करते हुए स्नेहा रेडी हो रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देखा जहां बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहे थे। स्नेहा उन्होंने इग्नोर करके खुद रेडी होने लगी। कुछ ही समय में खुद को एक स्माइल करके बोले, आज तो मोक्ष मेरे प्यार में गिर जाएगा। इस वक्त स्नेहा ने ब्लैक इंडियन आउटफिट पहना था। आज वो अपनी माँ के तरीके से तैयार हुई थी। उससे भी अपनी माँ की बात सही लगती है, क्योंकि उसने बहुत बार शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस ट्राई किए थे मोक्ष को सिड्यूस कर अपना बनाने का, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाए था। मोक्ष ने उसकी एक नज़र उठा के देख भी नहीं था। स्नेहा ने अपने चेहरे रेड लिपस्टिक लगा अपना आज का लुक कंप्लीट किया। उसने एक नज़र खुद को देख, चेहरा पे हल्का मेकअप, माथे पे बिंदी, होठों पे रेड लिपस्टिक। उसने आज खुद बहुत ही सिंपल और एलिगेंट तरीके से रेडी किया था, जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को देख बोली, नित्या मेकअप नहीं करती है और नहीं किसी से ज्यादा बात करती है। फिर मिश, तुम बस उस प्यार करते हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, हालांकि कि मेरा तुमसे ज्यादा तुम्हारी प्रॉपर्टी और लुक से है। शुरू की बात उसने बहुत ही मासूमिया से कही थी, लेकिन आखिर बात बोलते बोलते उसके चेहरे पे एक एविल मुस्कान आ जाती है। वो खुद को नज़र देख वहां से निकल जाती है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसकी नज़र अपने फ़ोन पे थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वो अब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, जहां उसके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ थे, जिन्हें देख उसके होठों पे मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली, वाह, सोच नहीं था मेरा छोटा सा नाटक यहाँ तक आ जाएगा। उसके चेहरे की खुशी थी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये न्यूज़ स्नेहा ने खुद के बारे में हिंपद होगा। तभी उससे अपनी एक फ्रेंड की तरफ से मैसेज आया, स्नेहा तुम कितनी काइंड हो, देखो तुम पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हो। उसकी बात सुन स्नेहा खुश हो जाती है, लेकिन फिर अपने अपने आवाज में थोड़ी सा सवाल वाले भाव लाते हुए बोली, तुम क्या बोल रही हो मायरा, ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जगह की और भिन्नता तो वो ऐसा ही करता है। वो भले ही ये शब्द बोल रही थी, लेकिन उसके होठों पे मुस्कान थी, क्योंकि उसे अपनी तारीफ बहुत पसंद आ रही थी। वैसे भी स्नेह को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना पसंद था, इसलिए फिर से खुद की तारीफ दोबारा सुनने के लिए उसने मायरा से ये बात कही थी। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से मात्रा बोली, स्नेहा तुम सच में बहुत काइंड और जेनरस हो। वैसे भी अगर तुम्हार जगह की और होता तो शायद उस औरत को मारने का छोड़ वो से भाग जाता है। बुत तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम और ज्यादा अच्छी हो। तुम्हें लोगों की जिंदगी की अहमियत है। हालांकि कि स्नेहा को ये सब बात वो लड़की बोल रही जो खुद किसी और की प्रॉपर्टी पे मजे कर रही थी। उसकी बात सुन स्नेहा, अच्छा ठीक मैं फ़ोन रखती हूँ, एक्चुअली मेरी फैमिली मेरे डिज़ाइन कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए छोटी सी दिनब कर रहे हैं। उसकी बात सुन मायरा बोली, सॉरी यार मैं तो भूल गई, मैंने तुझे कांग्रेक्ट बोलने के लिए ही कॉल किया है। फिर बोली, ठीक है बूटे मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसकी बात सुन स्नेहा भी फ़ोन रख देती है। अब तक पूरे शहर को पता चल चुका था कि सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस ने देसी कम्पटीट में फर्स्ट प्राइज जीता है, जिसे उसने अपने आदमियों से कहकर सोशल मीडिया पे डाल दिया था, जिस वजह आज स्नेहा सुर्खियों में छा रही थी। स्नेहा ने फिर से अपने आदमी को कॉल किया और बोली, सोशल मीडिया पे मेरे बारे में जो न्यूज़ चल रही है उसे किसी भी तरफ से सिंघानिया फैमिली तक पहुंचा दो एक बात, और ये न्यूज़ नित्य की तरफ भेज देना और मोक्ष को भी है। बात सुन दूसरी तरफ से एक इंसान की कॉल आई, ओक बॉस कुछ देर में काम हो जाएगा।
उसकी बात सुन स्नेहा तिरछा मुस्कुरा देती है। उसके बाद वो अपने डेस्टिनी के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ मोक्ष अपने केबिन में बैठा जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने में लगा हुआ था। मोक्ष के लिए कितनी जारी नित्य थी उतनी जरूरी उसका बिजनेस था, जिसे उसने रात दिन मेहनत करके आज ऐसा का नंबर 2 पोजीशन पे लेकर आया था। हालांकि कि उसका बिजनेस पहले नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन जब से निक कॉर्पोरेशन बिजनेस वर्ल्ड में आई थी तब से मोक्ष को कंपनी दूसरे नंबर चली गई और इन दोनों कंपनी के बीच कंपटीशन शुरू हो गया नंबर 1 और नंबर 2 वाली पोजीशन के लिए। जहां मोक्ष नंबर 1 पोजीशन पे आना चाहता था, वहीं निक कॉर्पोरेशन उससे आगे नहीं आने देती है थी। स्नेहा अभी तक जिंदा थी क्योंकि उसे कुछ कर वो नित्य की नज़र में गिराना नहीं चाहता था। नित्य के सामने मोक्ष की इमेज बस एक बिजनेसमैन, एक अच्छा इंसान के रूप में, जिसे वो कभी भी उसके सामने नहीं आने देना चाहता था। वो नहीं चाहता कि उसकी निया उसको देख डरे या घबराए। हालांकि जिस दिन मोक्ष को नित्य की आइडेंटिटी, उस दिन मोक्ष का क्या रिएक्शन होगा ये तो सिर्फ आगे ही पता चलेगा आप लोगों को। मोक्ष अभी अपने काम में लग ही था कि तभी उसके डोर पे नॉक हुआ। उसने बिना सर ऊपर किए जवाब दिया, कम इन। उसकी आवाज सुन डोर ओपन कर मयंक अंदर आता है। वो मोक्ष के सामने एक फाइल करते हुए बोला, बॉस ये शिवांश की इन्फॉर्मेशन है। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिला, उसे बोलने का इशारा करता है, जिसे समझ मयंक फाइल रीड करते हुए बोला, बॉस शिवांश का पूरा नाम शिवांश मेहरा है। शिवांश के फैमिली में 3 लोग थे। पहले शिवांश के पाप, उसकी माँ और वो खुद। शिवांश के पापा एक ड्राइवर थे हमारे पूर्व मिस्टर जादव के। तभी मोक्ष, जो कि मयंक की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा था, वो मयंक के कुछ कहने से पहले बोला, लेकिन उसने कहा था कि उसकी एक बहन भी थी। उसकी बात सुन मयंक अपना सर हिलाते हुए बोला, बॉस वो लड़की शिवांश की सगी बहन नहीं थी, बल्कि एक दिन शिवांश के पापा मिस्टर को छोड़ने एयरपोर्ट गया था। उसी वक्त उसे एक औरत मिली जो कि बीच सड़क पे बेहोश थी। ये देख उन्होंने उस लड़की की मदद करने की सोची। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो उस लड़की को गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहां उन्हें पता चला कि उस लड़की को ही रोज रोज टॉर्च करता थे ही नहीं, वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। उनकी बात सुन शिवांश के पापा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उस लड़की को अपने साथ घर ले आते हैं और तब से ही वो लड़की इस घर की बेटी बनकर रहती थी। उसकी बात सुन मोक्ष हैरान था, पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की के नारे में मोक्ष को बेच होने लगी। वो उसकी तरफ देख बोला, क्या उसकी कोई तस्वीर है? उसकी बात सुन मयंक अपना सरनामे हिला बोला, बॉस मुझसे उसकी तस्वीर नहीं मिली है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा लग है जैसा हम उस लड़की मामूली समझ रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि उस लड़की कोई भी फोटो मिल रही है उससे पहले की इन्फॉर्मेशन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है। अगर हम शिवांश से फोटो मांगे तो शायद मिल सकता है। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिला, फिर से अपने काम में लग जाता है। मोक्ष के दिमाग में अभी भी उस लड़की का ख्याल चल रहा था। दूसरी तरफ आर्यन आर्यांशी और नित्य के साथ जा रहा था कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन वाले इसे ध्यान न दे नित्य से सवाल करता है, वैसे बेबी सिस्टर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट कब आने वाले हैं? उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई कम ही आने वाला है। आर्यन उसकी तरफ देखबू सर पे हाथ रख बोला, ठीक है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा भी रिजल्ट खराब भी आता है तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कॉलेज में एडमिशन दिल दूंगा। उसकी बात सुन नित्य स्पीचलेस हो गई। वो जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं भाई, मैं जानती हूँ मुझे जहाँ भी एडमिशन लेना होगा वह मैं अपनी काबिलियत पे जाऊंगी। उसकी बात सुन आर्यन के दिल में एक टीस उठा है। पता नहीं उसकी बहन ने उस बेदी परिवार में क्या क्या झेला है कि आज वो किसी भी तरह का स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन मैं भी इन अच्छा भाई हूँ, इसलिए अपनी प्यारी बेबी सिस्टर के ड्रीम को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। फिर वो नित्य की तरफ देख बोला, देखो बेबी सिस्टर, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम अभी भी एक 18 साल को बची हो, इसलिए तुम्हें एंजॉय करनी चाहिए, बिल्कुल स्नेहा के जैसे। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, मजे करती है। इन शॉर्ट वो अपनी जिंदगी खुलकर जीती है। मुझे कटा है बेदी परिवार ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिस वजह से आज तुम ओंज जिंद जीना ही भूल गई हो, और मैं चाहता तुम्हें कि मेरी प्यारी बेबी सिस्टर हमेशा खुश रहे। उसकी बात नित्य उसकी तरफ देखने लगी। वो खुद से बोली, क्या एक फैमिली ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो वो अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो उसने अपनी इस भाई के ध्यान नहीं दिया, जो उसके अंदर के बचपने को जिंदा करना चाहते थे, जो ये चाहते कि उनकी बहन अपनी लाइफ एंजॉय करे। टू बी कंटिन्यूड।